गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो मेरे यकीनियंस? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया, शानदार। हाँ भाई, कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया। तो फाइनली अब चैप्टर का नाम भी बदल गया यार अपने पास। चैप्टर पे चैप्टर चलते जा रहे, चैप्टर पे चैप्टर चलते जा रहे हैं और फाइनली हाँ बहुत हार्ड हार्ड से चैप्टर्स हमने कर लिया। गुड मॉर्निंग। और कैसे हो मेरे यकीनियंस? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई सब? ओके चलो भाई, तो अब एक काम करते हैं। आज बहुत हार्ड चैप्टर था ना, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कितना हार्ड कॉन्सेप्ट था ना यार, इतने हार्ड हार्ड चैप्टर्स कर रहे थे हम लोग, इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चलो एक बात बताओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बात बताना, ठीक है? हाँ यार, कुछ ज्यादा ही लाइट हो रखी है। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बात बताता हूँ। अभी तक सिंपल सी चीजें, आज एक सिंपल चीज, कुछ चीजें देखनी है और वही चीजें ट्राई करते जितना हो सकता है। ये बताओ, जो कंप्लीटेड चैप्टर्स हैं, सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूल कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका है, मूल कॉन्सेप्ट अपने पास कर लिया है। दूसरा, अब सॉल्यूशंस हमने कर लिया है, सॉल्यूशंस हमने कर लिया है। थर्ड वन अगर बात की जाए तो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर इन दोनों का सेट बनाया था, स्टेट्स ऑफ मैटर इन दोनों का सेट बनाया था। सर 3 चैप्टर ये थे जो सबसे इंपॉर्टेंट थे। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स, हमने स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स, हमने स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स। फिर हम लोगों ने किया थर्मोडायनेमिक्स, फिर हम लोगों ने कर लिया है थर्मोडायनेमिक्स। और अब भैया फिजिकल केमिस्ट्री का, अब फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है, ऑलमोस्ट कह रहा हूं खत्म ही हो चुका है। और रेडॉक्स रिएक्शन एंड द लास्ट वन हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो फिनिश किया है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब सर 7 चैप्टर आपके हो चुके हैं और मेरे से पूछो तो एनसीईआरटी में जिन लोगों के, जिसके भी, चलो ये एक बात बताओ, इन 7 चैप्टर में कितने लोगों के 0 बैकलॉग है, 1 बैकलॉग है, 2 चैप्टर बैकलॉग है, 3 चैप्टर बैकलॉग है? कितने लोगों के कितने बैकलॉग है? जल्दी से जल्दी बताओ। ये 7 चैप्टर्स आज कंप्लीट हो गए, आज नया चैप्टर शुरू हुआ, कितने बैकलॉग है? जल्दी से जल्दी बताना कितने बैकलॉग हैं। सर 1 चैप्टर का बैकलॉग है, 2 लेक्चर का बैकलॉग है। बैकलॉग कितना है? नो बैकलॉग वो भी बता देना, नो बैकलॉग वो भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं। नो बैकलॉग वो भी बता सकते हो आप लोग, नो बैकलॉग वो भी बता सकते हो, वो भी आ जाएगा। कितने चैप्टर्स का बैकलॉग है ये बता सकते हो आप लोग? कितने चैप्टर्स का बैकलॉग है ये आप लोग सब लोग सोच के बता सकते हो। 0, बहुत बढ़िया। 2, 5 लेक्चर्स का, अच्छा ओके। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 0 ओके। 1.5 0, बहुत बढ़िया। कितने लोगों का 0 0 चल रहा है? बहुत बढ़िया। 1 चैप्टर, 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। अभी देश की आज़ादी से पहले याद है ना, हमने 1 अगस्त को बोला था कि हम बैकलॉग खत्म करेंगे। जितना हो सकता है भाई बैकलॉग खत्म कर दे, क्योंकि अब तेरे पास गिन चुन के ये 5 चैप्टर बचे हैं, ये 5 चैप्टर बचे हैं और उसमें से सर ये सारे के सारे बहुत ही ईजी और बहुत ही आसानी से होने वाले चैप्टर्स है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें या फिर अब हम यहाँ पे सॉलिड स्टेट की बात कर ले, सॉलिड स्टेट की बात करें, सॉलिड स्टेट एंड द लास्ट वन अपने पास सरफेस केमिस्ट्री। सर ये देख लो, अब ये चैप्टर्स अपने पास बात करेंगे तो ये सारे चैप्टर्स, अब बस 5 चैप्टर्स बचे, उसमें से भी मेजर मेजर जो बात बचे, तो मेजर जो चैप्टर बचा हुआ है वो मेजर चैप्टर ये वाले हैं, 8th 9th और 10th। ये 3 चैप्टर अब मेजर बचे, बाकी ये 2 चैप्टर मतलब सिलेबस से बाहर तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ अब ये है कि आपके पास मेजर अपने अगले 10-15 दिन के अंदर ये भी खत्म हो जाएगा और ये 2 चैप्टर तो मतलब छोटे छोटे से चैप्टर हैं, आराम से हो जाएंगे। जिन लोगों के जो भी बैकलॉग हो, मेरा टारगेट ये है कि 15 सितंबर हमारा, 15 सितंबर आप लोगों के साथ 15 सितंबर तक हमारा एक टारगेट है। 15 या चलो 1-2-4 दिन आगे पीछे जो भी होगा एक मान लेते, तो अभी ट्राई कर भाई। जिन लोगों का रह गया है ये 7 चैप्टर में जो भी बैकलॉग रह गया है, अपने आप से एक प्रॉमिस कर ले भाई, जिनके 1-2-4 जितने भी बैकलॉग रह गए सबको मैं बोल रहा हूं कि यार जब फिजिकल केमिस्ट्री फिनिश होना, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री जब फिनिश हो उसके साथ साथ आप लोग अपना सर बैकलॉग फिनिश कर लो, और जिनके अंदर बैकलॉग नहीं है वो फिजिकल केमिस्ट्री फिनिश हो उसके साथ साथ आपको सिंपल सा ये सारे चैप्टर साथ साथ फिनिश कर लेना विथ डीपीपी क्लास के क्वेश्चंस।
बस अब भैया, अब क्योंकि मैं अपना बोल रहा था ना, हमारा पीक था, पीक से नीचे की तरफ आ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीशन पे आ रहे हैं, तो याद रखिएगा क्लास नोट्स प्लस क्वेश्चंस, क्लास के क्वेश्चंस जो भी क्लास में कराए गए हैं, डीपीपी, डीपीपी प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और प्लस पीवाईक्यूज, कम से कम इतना पोर्शन कंप्लीट करते हुए ये चैप्टर, जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, उन लोगों को बोल रहा हूं ये चैप्टर साथ साथ में यहां तक खत्म कर देना। जिन लोगों का बैकलॉग है प्लीज बेटा बैकलॉग के साथ खत्म करना, बट ट्राई करना भाई, रिवीजन ये सब चीजें साथ साथ में होती रहे। एक बोला रिवीजन करने का प्रैक्टिस बताओ, बीवी भैया रिवीजन, जिन लोगों ने क्लास अटेंड कर रखी है उनको रिवीजन करने के लिए बेस्ट हथियार समरी लेक्चर है। समरी लेक्चर आपको क्या कर रहा है, आपका पूरा रिवीजन करा रहा है। समरी लेक्चर क्या करता है, आपका पूरा रिवीजन कराता है 1 घंटे में। तो आप ट्राई कीजिए, समरी लेक्चर से रिवीजन कीजिए, उसको बार बार देखिए, लेकिन कोशिश तो करो, क्योंकि सर जितने लोग भी अब बैकलॉग खत्म करना चाहते हो, तुम्हारे पास फिजिकल केमिस्ट्री को बैकलॉग खत्म करने का बस 1 महीना और बचा है। क्योंकि जब कोई नया पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा ना, मान लो इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया और फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया, तो फिर अपने को क्या लगेगा, अरे पहले इसको फोकस करते उसको छोड़ देते, फिर बच्चे का छूटता चला जाता है। ट्राई करना भाई, ये सब चीजें थोड़ा सा ट्राई करो कि सर के साथ साथ मेरा फिनिश हो जाए, ट्राई करेंगे। ओके चलो, अब सर आज चैप्टर अपने पास नया है, नया चैप्टर है, क्या क्या नया, नए चैप्टर से आदमी फिर से कुछ नई कस्में खाता है। नए चैप्टर में फिर से एक अप्रैल से कसम, एक महीने की 1 तारीख को कसम खाता है, एक 15 तारीख को बीच में कसम खाता है, या फिर एक तारीख को फिर से रिपीट करता है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो सर पढ़ने की कसम खाते हैं कब, जब कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है। कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है, अब कोई नया चैप्टर जब स्टार्ट होता है ना, तो उस टाइम बहुत जोश हाई होता है कि सर इस बार तो जो भी करेंगे ना, इस बार तो मतलब ऐसा तगड़ा सा हिला देंगे सिस्टम को। भाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं, जो सोच रहा है ना वो कर दे, हिला दे पूरे सिस्टम को। तू सोच रहा है ना कि मैं कल से पढ़ूंगा, कल से या परसों से या 15 तारीख से पढ़ूंगा, 15 अगस्त से पढ़ूंगा। बहुत सारे लोगों की देश की आज़ादी जिस दिन होगी उस दिन मैं बैकलॉग से आज़ाद हो जाऊंगा, उस दिन मैं पढ़ाई से मतलब एकदम अलग चलूंगा। अगर तू ये सोच रहा है ना तो कर दे। अब 15 अगस्त का वेट मत कर, आज से कर दे। आज से भी कर देगा ना तब भी 5 चैप्टर तू बचा लेगा अपनी लाइफ के। आज से भी पढ़ना शुरू कर देगा तो भी कर लेगा भाई, ठीक है। हाँ कोशिश तो कर, ठीक है। हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है कि 1 तारीख से शुरू करना है, 2 तारीख से शुरू करना है, 4 तारीख से शुरू करना है। कम से कम नए चैप्टर से शुरू कर लो यार। बहुत सारे बच्चों को तो आज ही मैंने सुबह से एक मैसेज देखा, बोला कि सर मैं थर्मोडायनेमिक्स में आया था आपके साथ, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने मतलब आपके साथ पढ़ना शुरू किया था, उससे पहले मतलब कुछ और कर रहा था, जो भी कर रहा था, ठीक है। और वहां से वो बच्चा पूरा थर्मोडायनेमिक्स से साथ साथ आ रहा है, पीछे का पूरा रिवाइज करके चला गया 4 चैप्टर। मैं ये बता रहा हूँ, तो बच्चों का पता नहीं। ओके चलो, तो चलो अब देखते हैं, हमारे पास हमारा फेवरेट पार्ट आ चुका है। और हमारा फेवरेट पार्ट क्या है, हमारा फेवरेट पार्ट क्या है, हमारा 4.0, हाँ 4.0 से भी स्टार्ट कर सकते हो। चलो हमारा फेवरेट पार्ट क्या है कि सर जाते हुए कुछ चीजें हम याद करते जाएंगे। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का केबीडी होगा शानदार, और उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। जो लोग भी नए चैप्टर के लालच में आए हैं बेटा, थोड़ा सा इंतजार करो और थोड़ा इस टीचर को और कुछ पागल बच्चों को देखो, सिलेक्शन वालों को, कि भैया ये लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। आज देखना, पोल करेंगे और चीजें देखेंगे किसको कितना याद है, खासकर बैटरीज और उन सब बातों को फिर से एक बार चेक करेंगे। ओके कितने लोग तैयार हो, चलो बता दो भाई। कुछ लोग नए आए होंगे उनको बता दो, क्वेश्चन करने से डर नहीं लगता साहब। हाँ बता दो भाई, यस और नो, कितने लोग कौन बनेगा डॉक्टर खेलने के लिए तैयार हो भाई, कितने लोग तैयार हो। रिवीजन का बैकलॉग हो रहा है भैया, समरी लेक्चर से करते रहिए। 4.0 भी आने वाला है, तुम उसी का इंतजार करना, आएगा, रेडी। चलो जो लोग नए आए हैं प्लीज भाई थोड़ा वेट कीजिए, चैप्टर शुरू होगा, आपके साथ भी शुरू होगा। आप भी जब इस चैप्टर को खत्म करेंगे तो आपके साथ भी खेला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खेला, और अपने खेले में देखते हैं आज कितने क्वेश्चंस हैं। 10 के करीब क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कौन कितना बना पाता है। ओके चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए खास कर पिक करके लाया गया है। चलिए भाई शुरू हो जाइए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को पढ़िए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को पढ़िए और ये बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं जल्दी।
क्या आएगा आंसर? आई होप पोल बंद हो गया है। चलो अब बताओ, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। भाई कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती। कॉन्सेंट्रेशन अगर आप डिक्रीज करोगे तो सर लेमडा एम इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से, डिक्रीज करने से लेमडा एम क्या होता है सर? इंक्रीज होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। और जब S1 इज रॉन्ग एंड S2 इज करेक्ट तो आंसर क्या हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। और देखते हैं बी इज द करेक्ट आंसर पे कितने लोग आते हैं। क्या हो गया? सी कौन टिक मार दिया? अरे नहीं भाई, थोड़ा सा भाई, जो लोग भी ये गलती कर रहे हो प्लीज अपने पास क्लास में थोड़ा सा अटेंटिवली गलती करिए, मतलब गलती करिए, सही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसी गलतियां मत करो यार। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लो भाई आ गया अपने पास। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देख लो क्या होगा। ई की पावर्स में सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा नहीं, आर की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है। क्या होगा? आते हुए भी गलत हो गया ऑब्वियस है बेटा, मुझे ही पता है 20 लाख लोगों में से 5-6 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन वही एग्जाम हॉल में अपने टेम्परामेंट को मेंटेन नहीं कर पाते, इसीलिए उनको दिक्कत आती है। एग्जाम हॉल में अपने टेम्परामेंट को मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए दिक्कत आती है। हाँ इक्विलिब्रियम आज ही पढ़ाऊंगा भाई, अभी थोड़ी देर में, बस थोड़ा सा वेट करो, 10 मिनट और वेट करो, आ जाएगा इक्विलिब्रियम। ये लोग कुछ पढ़ के आए हैं, उनका टेस्टिंग करना भी जरूरी है ना, थोड़ा रिवीजन भी इसी बहाने हो जाता है, अदरवाइज कुछ लोग छोड़ देते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है और सब लोग जानते थे कि ई नॉट की वैल्यू क्या होती है। ई नॉट की वैल्यू क्या होती है सर? ई नॉट की वैल्यू अगर देखा जाए तो RT अपॉन NF ln KC होती है। आज सब लोग फंसेंगे, जिनका फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा सब फंसेंगे। ये देख लो, R की वैल्यू 8 है, टेम्परेचर कितना है 300, और N की वैल्यू कितनी है सर? N की वैल्यू 2 है, फैराडे की वैल्यू कितनी है 9600, और ln KC सर ये देख लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से ये कितना हो गया 320, 8 से ये कितना हो गया सर 40, और ln KC की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ गई 160, और KC की वैल्यू कितनी निकाल दोगे? KC की वैल्यू कितनी निकाल दोगे? तो देख लो कितनी आ रही है, KC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? e की पावर 160 आ जाएगी। आप कोई फॉर्मूला लेके आ जाए, कोई फॉर्मूला ये लेके आ जाए कि सर मैं ये फॉर्मूला लेके आ गया, सर इस फॉर्मूले से अगर आप लेके आ सकते हो, ये फॉर्मूला तब यूज करते थे ना जब आपको एग्जाम हॉल में दिया जाता हो यहां पे केसी की वैल्यू ई की पावर में लेके आना है तो एलएन वाला फॉर्मूला यूज करना है, एलएन वाला फॉर्मूला यूज करना है। आर की वैल्यू देख लो 8 दिया है, एफ की वैल्यू 96,000 दिया है, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है, सारी वैल्यूज पुट करके देख लो ई की पावर कितनी आ जाएगी 160 आ जाएगी, ई की पावर 160 आ जाएगी। टाइम किस, अच्छा 96,500 हमें पता था, लेकिन एग्जाम हॉल में जब कोई चीज दी है तो जबरदस्ती, मतलब सर 96,000 गलत दिया, एक बच्चा गलत दिया, अबे गलत नहीं दिया भाई, वो एग्जाम हॉल में वैल्यू दे रहा है ताकि वो अपना आंसर लेके आए। टाइम लग रहा है, लगने दो, टाइम लगेगा, सीखो, क्योंकि मुझे इतना पता है कोई बच्चा इसी को करके जाएगा। आप प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टाइम लग रहा है वो अलग कहानी है। देखो भाई सीधी सी बात है, टाइम लग रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा फोकस करोगे। सर क्वेश्चन तो हो रहा है, देख लो अब ये सिलेक्शन का रेशियो, ये देख लो सिलेक्शन का रेशियो। बी वाले लोग भाई साहब कैलकुलेट करके गलत करके आए हैं, कैलकुलेट करके गलत किया है। ये होता है ना कि भैया, होता है ना, बोल रहा हूं ना, ये वाली परसेंटेज, तुम भाई सी वाले और ए वाले तो अलग ही लेवल पे सोच रहे हैं। गलती से बी कैसे हो जाता है भाई? सिली मिस्टेक का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है ना? सिली मिस्टेक की कीमत आज ही, मतलब कुछ बच्चों का मैसेज देख रहा हूं जिनका ऑब्वियस फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है। अब वही है ना, कुछ चीजें आपको नहीं पता चलती, हमें टीचर्स को पता चल रहा होता है कि यार क्या कट ऑफ होता है, क्या रैंक होता है। किसी बच्चे का मतलब सर यहाँ तक ये कॉलेज मिल गया लेकिन मुझे नहीं मिला, वेट कर रहा हूँ सेकंड राउंड का, ठीक है। तो भाई ये गलती मत करो ना, चीजों से सीखो। कभी भी कोई चीज आ रहा है, मुझे सर क्यों ये फॉर्मूला आपने क्यों यूज किया, क्योंकि भैया यहाँ पे केसी की वैल्यू ई की पावर में दी थी, अगर 10 की पावर्स में देता तो मैं लॉग लेता, ठीक है, 10 की पावर्स में देता तो मैं लॉग लेता भाई। तो थोड़ा सीख, ठीक है ना, अभी कम है, अभी चीजें हैं तेरे पास, तेरे हाथ में है चीजें, थोड़ा सा कोशिश कर, नहीं तो अदरवाइज फिर क्या होगा ना, कुछ दिन बाद अपने को निगेटिव तो लगाया ही नहीं, अच्छा माइनस कहां से लगता था, ये फॉर्मूला खोजना माइनस कहां लगता था, ठीक है।
निगेटिव नहीं लगाना है भाई, इसमें निगेटिव क्यों होगा, ई केसी की वैल्यू आ रही, ई की पावर वो कितनी हो जाएगी 160। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ओके ओके चलो ठीक है, अब की बार देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या मिलता है। ये तो इसके लिए तो भाई बहुत सिंपल सा, चलो पढ़ लो पहले तुम लोग। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डिफर्स फ्रॉम द मेटालिक कंडक्शन फ्रॉम द फैक्ट दैट इन द फॉर्मर, सेंटेंस पढ़ना भाई, जिन लोगों की इंग्लिश कमजोर है उनके लिए खासकर बोल रहा हूं। इन द फॉर्मर मतलब पहले वाले में, उसके वाले की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, जो छूट गया वो छूट गया, अब आगे चलो। क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और मेटालिक कंडक्शन में दोनों में डिफरेंस है। ये केमिस्ट्री वाला कंडक्शन है, ये केमिस्ट्री वाला कंडक्शन है, और ये वाला अपने पास फिजिक्स वाला कंडक्शन है। यहां पे टेम्परेचर बढ़ाते थे, यहां पे टेम्परेचर बढ़ाते थे तो कुछ होता था, देखो यहां पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इस केस में बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सर कंडक्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देख लो क्या होगा, रेजिस्टेंस नहीं सर, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस होगा यार, टी क्यों लिखा है, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, ठीक है रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। अभी भी रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कैसी बातें करते हो, हाँ कैसी कैसी बातें कर रहे हो। रेजिस्टेंस कांस्टेंट तो नहीं रहता, तो ये तो हटा ही दो। रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, नहीं ये तो गलत हो गया। रेजिस्टेंस क्या होगा आपको भी पता है, इस वाले केस में और उस वाले केस में दोनों में डिफरेंस था भाई, दोनों में डिफरेंस था। सी और डी तो ऐसे ही एलिमिनेटेड है। ए और बी में किसी को डाउट हो तो भैया ये लाइन किसके लिए है, ये लाइन मेटालिक कंडक्शन के लिए, ये लाइन किसके लिए है, मेटालिक कंडक्शन के लिए। और ये जब बोला जा रहा है इन द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब पहले वाले का, पहले किसका नाम लिया गया इस क्वेश्चन में, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का। तो ये ध्यान रखिएगा इंग्लिश का भी। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो, मैच करते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैच करते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा, आराम से मैच कीजिएगा क्योंकि एक ऑप्शन के दो हो सकते हैं। मैच कीजिए, हमारी हो तुम्हारी रात में बस फर्क इतना है, हमारी हो तुम्हारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी पढ़ के गुजरी है। जल्दी पोल क्यों इतना जल्दी देते, अरे यार 60 सेकंड का टाइम भी दिया है ना यार, एग्जाम हॉल में तुझे 60 सेकंड मिलेंगे, रियलिटी तुझे ही पता है ना, 60 सेकंड नहीं मिलेगा तुझे, ठीक है 60 सेकंड तुझे मिलेगा भी नहीं इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए 60 सेकंड नहीं मिलने वाला आपको एग्जाम हॉल में। आपको सीधा सीधा देखो अब चीजें कैसे फास्ट कर सकते हो। अब वो बोल रहा सर टाइम कम दे रहे हो, अरे टाइम उतना ही दे रहा हूँ जितना एग्जाम हॉल में दिया जाएगा। कुछ चीजें ना कभी किसी चीज की बात की बुरी लगती है, जैसे घर वाले कभी कोई सुबह लात मार के उठाते हैं ना तो बुरा लगता है, लेकिन भाई वो तेरे फायदे के लिए उठा रहे होते, ठीक है ना, वो बाद में समझ में आता है, जब बड़े हो जाओगे ना तब लगता है कि भाई यार लात मारने वाला आदमी तो हट ही गया, ठीक है अब लाइफ में बस अलार्म से उठ रहे,
और डर से भी उठ रहे। तो भाई सिंपल सा सोचो, आप ये देखो टाइम उतना ही मिलेगा एग्जाम हॉल में, इससे तेजी से सोचोगे तुम। और अभी से प्रोसेस स्टार्ट करो ना। कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। सेल कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? एल बाई ए बोलते हैं। सर मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस क्या है? सर पी है। अब या तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, सर वन का क्या होगा? क्यू। वन का क्या होगा? क्यू। वन का क्यू कितना है? ऑप्शन हटाओ, सी और डी हट गया। वन का क्यू यू हो गया। यू हो गया, कहां गया यू? ये रहा। अब देखो सर टू का बी का बात करें तो बी में क्या है? बी चेक करने की जरूरत ही नहीं, देखो बी हो गया। बी का क्या हो गया? एस। एस के बाद क्या हो गया? वी। देखो बी हो गया। अब आते हैं थर्ड पे, मोलर कंडक्टेंस की बात करें। लेमडा एम। लेमडा एम का यूनिट क्या होता है? सर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। मोल इनवर्स लेमडा एम का आ गया। तो ए का, सी का क्या आ गया? पी। और पी के बाद क्या आ गया? डब्ल्यू। तो पी के बाद क्या आ गया? डब्ल्यू। आंसर क्या आ जाएगा? बी हो गया। अब तुझे बोलेगा नहीं सर मुझे टाइम चाहिए, भाई नहीं देगा एग्जाम हॉल में टाइम तुझे, ठीक है? अच्छा लगे बुरा लगे सही लगे जो लगे, देख ये देख ले जिनको टाइम चाहिए था भाई कमेंट कर रहे सर टाइम बढ़ा दो टाइम बढ़ा दो। 78%। अपनी क्लास में कंपटीशन है भाई, अच्छे क्वेश्चन में 10-20% रहता है, वही रियल कंपटीशन हो जाता है, रियल सिलेक्शन वाला बच्चा हो जाता है। तो भाई यहीं से सीख लेना यार अपने ऊपर कि भाई 78% जनता साथ में कर रही है और विद इन टाइम कर रही है, सही भी कर रही है, तो अपने को भी करना पड़ेगा। भीख क्यों मांगना है कि सर टाइम ज्यादा टाइम कम, क्यों भीख मांगनी है भाई? अपने को जितने टाइम में होना है उतना ही टाइम मिलेगा, प्रॉपरली उतना ही टाइम। 60 सेकंड भी बहुत ज्यादा है इसके लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी हार्ड है, काफी हार्ड क्वेश्चन है अपने पास। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल से निकल पाता है, बहुत मुश्किल से निकल पाता है। क्या होगा? इस क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड लगने चाहिए एग्जाम हॉल में बैठे हो तो। अगर एग्जाम का प्रेशर लेना चाहते हो इस क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड मैक्सिमम लगने चाहिए। 10 से 15 सेकंड बहुत ज्यादा है भाई। कोई बोल रहा है 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा है इसके लिए। इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है भैया। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता था? सर लेमडा इक्विवेलेंट क्या होगा इसका? लेमडा एम बाई क्या होगा? एन फैक्टर। इस सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते थे? किसी सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते थे भाई? चार्ज ऑन सॉल्ट, किसी एक का पकड़ लो, कटायन पकड़ लो, आयरन +3 है और सल्फेट -2 है, तो सर यहां पे कॉमन करना पड़ता था, यहां पे ये ऐसे लिखना पड़ता था। सर ये क्या हो जाएगा? लेमडा इक्विवेलेंट इज लेमडा एम बाई 6। लेमडा इक्विवेलेंट इज लेमडा एम बाई 6। सर किसी एक का सॉल्ट लोगे ना, किसी एक का चार्ज +6 या -6, 6 ले लो। एन फैक्टर क्या था? चार्ज लेना था। सॉल्यूशन चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर से। क्या होगा सर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। अब बहुत सारे लोग देखो 27%। मैं बोल रहा था अभी एग्जांपल दे रहा था, मुझे पूरा भरोसा है, वही तो बोल रहा हूं ना। इजी क्वेश्चन को भी गलत करने की महारत हासिल कर रखी है और फिर बोलते हो सर सिलेक्शन नहीं होता, क्वेश्चन नहीं होता, मार्क्स नहीं आते। ये जो 47% लोग हैं ना, सही बता रहा हूं, अपने आप से एक बार क्वेश्चन करो कि रिवीजन क्यों नहीं कर रहे भाई? क्या चाहते हो? एग्जाम में क्लास में ये सारे क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। एन फैक्टर तब से बताया जा रहा है, सॉल्यूशन चैप्टर सेकंड चैप्टर से बताया जा रहा है। अभी भी एन फैक्टर गलत निकाल रहे हो आप लोग कि सर आयरन का क्या लिया? 3 लिया। कैसे ले लिया 3? सल्फेट का क्यों नहीं लिया 2? फिर तो इतना लॉजिक तो लगाना चाहिए ना कि एक का चार्ज 3 है, एक का चार्ज 2 है, तो 3 और 2 में से कौन सा लूंगा? 3 कैसे टिक किया तुमने? बी वाले लोग खासकर, बी कैसे टिक हो गया भाई तेरा? ऐसे ही करेगा फिर सिलेक्शन, बोलेगा कि हाँ सर। अभी सच बता रहा हूँ, आज सुबह का एक मैसेज है कि सर 593 है, नहीं मिला है कॉलेज, क्या करूं? और मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ा है कि कुछ भी मिले ले लो और नहीं तो साइड बाय साइड करो, क्योंकि 593 ठीक ठाक ही है मार्क्स। ऐसी गलती करोगे एग्जाम हॉल में? अरे यार आता हुआ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन गलत करने की मतलब सोच रखा है कि नहीं भाई सिलेक्शन तो नहीं लूंगा, बस अगले साल फिर आऊंगा, अगले साल फिर लिखूंगा, सब मिलकर गलत आंसर देना, या फिर लिखूंगा नहीं समझ आ रहा। ये सोच रखा है ना तुमने? सही बता रहा हूं, गलती से क्या होता है? गलती से ठीक है ना, सॉरी बोलने से काम नहीं चलता बेटा। मुझे देखो ना, अब मुझे किस बात का बुरा लगता है कि आप सही में मतलब होता है ना कि यार, एक होता है एज ए टीचर मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों का रिवीजन नहीं हो रहा, कुछ भाई तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा यार? तुम ये क्यों नहीं सोच रहे? तुम नहीं करोगे तो कोई और करके निकल जाएगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ।
मैं सोच के आया था कि 10 में से कम 8-9 पे तो 70-80% होगा। 10 में से मैंने सोचा था, मैं अपना एज ए टीचर बता रहा हूँ, मैं ये सोच के आया था आज। अरे वो लेमडा में लिख दिया। क्या होगा भाई इसका आंसर, क्या होगा इसका? एक ही है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है क्या? नहीं सर, ये फॉर्मूला आप सबने इस साइंटिस्ट का नाम याद करो तो हकल डेबाई ऐसे करके याद किया था, ऑन सेंगर या जो भी नाम था यार, मुझे भी याद नहीं रहता अब तो। ये हमने पढ़ा था कि सर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत। इंटरसेप्ट क्या होगा? तो सर इसका इंटरसेप्ट क्या होगा? लेमडा एम होगा क्या? नहीं सर, लेमडा एम नॉट होगा, तो ये भी गलत होगा। इंटरसेप्ट क्या होगा? लेमडा एम नॉट। सर स्लोप कितना होगा? एक्चुअली यहाँ स्मॉल ए लिख रखा था, कैपिटल ए लिखना था। स्लोप क्या होगा? ए होगा। एग्जाम हॉल में यही एक आंसर आएगा। ए की वैल्यू सर कांस्टेंट होती है, वो चार्ज वार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली वो कैपिटल ए करना था, वो लेमडा एम नॉट मेरे से हो गया। सी देख लो, परसेंटेज देख लो, डिवाइडेड परसेंटेज देख लो। ये लोग देखो, ये जो वही बोले बोल रहे हो ना 590 और 593 पे आके अटकने वाले लोग, थोड़ा सा कोशिश और बढ़ाओ, थोड़ी सी कोशिश और। ठीक है, मेरे से कोई पूछे, अरे भाई तू ले ले यार, -a कर दे यार, -a ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, -a, ओके। हाँ निगेटिव होगा, -a होगा, हाँ हाँ। इंटरसेप्ट क्या, कौन सा? बी थोड़ी नहीं इक्वल होगा। हाँ -a, अच्छा सही है। हाँ थोड़ा सा वही टाइमिंग गड़बड़ हो रखा है, टाइमिंग गड़बड़, चलो इसको ऑप्शन क्लियर नहीं था वो, चलो कोई नहीं, ये हमारे डीटीपी के नाम पे जाएगा। उस बेचारे ने यार थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा देता है यार, चलो कोई, होता है होता है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देखो। इलेक्ट्रोलिसिस का कल बताया था मैंने शायद, इलेक्ट्रोलिसिस की बात कल करी थी। एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl है, एक्वस अगर NaCl है, एक्वस NaCl है तो क्या होगा? एक्वस NaCl में इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, कौन सी चीज कहाँ मिलेगी? एक्वस NaCl में कौन सी चीज कहाँ मिलेगी बता सकते हो? कि एक्वस NaCl में कौन सी चीज कहाँ मिलेगी? अगर NaCl का ऑक्सीडेशन करते या रिडक्शन करते, इलेक्ट्रोलिसिस करते, NaCl का ऑक्सीडेशन करते हैं या रिडक्शन करते, तो क्या मिलने वाला है? अगर NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो कल शायद हमने बात करी थी कि कैथोड पे सेलेक्ट करना हो, कैथोड पे, तो सर कैसे करते हैं? सोडियम है और वाटर है, किसका रिडक्शन होगा? सोडियम और वाटर में से किसका रिडक्शन होगा? किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है? किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है? किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है? सर याद करो, हमने पढ़ा था कि लेकर भारत सरकार का नाम मांगो ऑल मिनरल वाटर, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, मतलब कैथोड पे वाटर का रिडक्शन होगा। H+ से वाटर किस में चला जाएगा? H2 में चला जाएगा। कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी? H+ के बदले क्या होगी? H2 में जाएगी। H+ के बदले क्या होगा? H2 में जाएगा। और अगर बात करते हैं एनोड पे, एनोड पे बात करेंगे तो एनोड पे क्या होगा कि सर Cl है, Cl- है और H2O है, तुम्हें भी पता है, या OH- की बात करूं, Cl- है, OH- है, Cl- है और OH- है, तुम्हें भी पता है, हम लोगों ने पढ़ा था Cl- किस में कन्वर्ट होगा? Cl2 में।
Cl माइनस किस में कन्वर्ट होगा, Cl2 में। Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, कौन सा आंसर आएगा, कैथोड पे Na+ नहीं होता। ये सर सही तो है लेकिन ये गलत हो गया, कैथोड पे नहीं होता, ये कहाँ होता है, एनोड पे होता है। तो सर यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रहा है, H+ को किसको रिड्यूस कर रहे हैं, H2 में कर रहे हैं। आंसर इज व्हाट, ए आएगा। आंसर इज व्हाट, ए। पढ़ना और देख लो क्वेश्चन में क्या, कल कोई बोले से पूरा क्वेश्चन क्या आएगा, ले बेटा क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन आ गया। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। देखो इसमें बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे, देख लो डी है, डी तो भाई साहब जहां भी बोथ बी एंड सी देखा आंसर टिक मार दिया। कैथोड पे ही रिडक्शन, मतलब कुछ दिमाग तो लगाते डी वाले लोग, एग्जाम हॉल में कुछ तो दिमाग लगाते, कैथोड पे रिडक्शन भी हो रहा है, कैथोड पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और आंसर डी, आंसर डी, डी आंसर। मुझे लगा था ये समझ में आता है या ये समझ में आता है, सी वाली गलती समझ में आती है कि सी वाली गलती कर रहे हो, यार डी आंसर टिक मार रहे हो भाई साहब। होता है ना कि तुमसे मिलकर ना जाने क्यों क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो, एक लास्ट क्वेश्चन करो, एक लास्ट क्वेश्चन कीजिए, आंसर निकालिए। इनकरेक्ट बताना है ड्राई सेल में, इनकरेक्ट बताना है ड्राई सेल में, इनकरेक्ट बताना है ड्राई सेल में। क्या होगा इनकरेक्ट आंसर, क्या होगा। ड्राई सेल मतलब लेक्लेंचे सेल, ड्राई सेल मतलब लेक्लेंचे सेल, बताओगे ड्राई सेल मतलब लेक्लेंचे सेल होगा। इस केस में क्या आएगा, इनकरेक्ट फॉर ड्राई सेल, इनकरेक्ट फॉर ड्राई सेल क्या होगा, क्या होगा। एक बोला डिमोटिवेशन हो रहा है, हाँ बेटा कभी कभी हो जाता है, सबसे इजीएस्ट काम है डिमोटिवेट होना। पढ़ाई करना डिफिकल्ट है, डिमोटिवेट होना सबसे आसान है। पढ़ाई करने में तो एनर्जी लगती है ना, डिमोटिवेट होने में क्या लगता है। सिलेक्शन देख ले भाई, जो पढ़ने वाला है निकल जाएगा आगे। लेक्लेंचे सेल का वोल्टेज कितना था, 1.5 वोल्ट था, सही था। मैं अपने पास अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाता है इसके साथ, तो ये भी सही है, ठीक है। सर रिएक्शन एट कैथोड देखोगे, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन ही तो हो रहा है। तो सर कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सर यहीं से सेकंड स्टेटमेंट मुझे क्या मिल जाएगा, गलत मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि कैथोड का रिडक्शन करेंगे Mn+4 से, किसमें जा रहा है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये रिएक्शन आपको कल दिख रही होगी, आपको रिएक्शन कल लेक्लेंचे सेल में दिखी होगी। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो हाँ बचे हुए कुछ, थैंक गॉड इस क्वेश्चन में इज्जत बचा ली तुम लोगों ने, मुझे तो लगा कि भाई गया, ठीक है। हाँ बी इज द 60% जनता थोड़ी सी सही है, थोड़ा लॉजिक लगा रही है। तो चलो भाई यही 10 क्वेश्चन थे, यही 10 क्वेश्चन थे जिसको मुझे कराना था। अब अपने पास एक, अरे नहीं यार एक दो और हैं, कितने हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा चलो भाई। देखो मेरा इंटेंशन, मैं लेके आया था, मैंने कहा नहीं यार इस बार बच्चों को कराएंगे 8 ही क्वेश्चन में, चल 2 क्वेश्चन और रहते हैं, जल्दी करो, बहुत डिफिकल्ट है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन की आदत भी नहीं होगी, जल्दी। हाँ 8 ही है, 2 और बाकी है, जल्दी करो। एक बोल रहा चैप्टर शुरू कर दो, कर दूंगा भाई, डोंट वरी। पीछे का रिवीजन कराना भी ना, कभी कभी देखो रिवीजन कराना भी अपना ही काम है, ज़्यादा हड़बड़ी हो तो कहीं और से कर ले भाई। हाँ रिवीजन तो होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए बस सिंपल सा कोई भी एक सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट उठा लो कि 1/r को या किसी को रो L/A को क्या बोलते हैं, आंसर आना शुरू हो जाएगा। ए का आंसर क्या आ जाएगा, रो L/r को, रो को क्या बोलेंगे, रो L/r को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो सर रो L/A को रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी और डी एलिमिनेट हो गया। सर बचा कौन, ए और बी। बी नंबर 1/r को क्या बोलते हैं, 1/r इज नोन एज कंडक्टेंस। बी का आंसर क्या आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो इसमें भी गलतियां कर रहे हैं, इसमें भी गलतियां हो रही हैं 50-60% लोग, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा सर, बी का करेक्ट आंसर। ये रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया, 1/r को क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस।
आर ए बाई एल, या 1/रो को क्या बोलेंगे, 1/रो को क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। तो डी का आंसर क्या आ जाएगा, डी का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ गड़बड़ हो रखा है, डी का आंसर क्या होगा, 1 होगा, डी का आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन, डी का आंसर क्या होगा, गलत हो यहाँ पे। अरे भाई ठीक है ना, डी का आंसर 1 होगा, डी का आंसर क्या हो जाएगा, 1, डी का आंसर हो जाएगा 1। आर ए बाई एल को क्या बोल देंगे, रेजिस्टिविटी हो जाएगी। आर ए बाई एल को क्या बोल देंगे, आर ए बाई एल को क्या बोल देंगे, आर ए बाई एल को क्या बोल देंगे, रेजिस्टिविटी बोल देंगे। तो आर ए बाई एल को क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। तो ये आंसर आएगा 3242। हाँ भाई साहब एक बोल रहा है डी का 1 सर, इसलिए मैंने, डी का 1 नहीं था इसलिए मैंने टिक नहीं किया। भाई ठीक है ना, लेकिन मोस्ट सुटेबल ऑप्शन वो तुझे भी दिख रहा था, यहाँ 2 था, यहाँ 1 होना था। अब ठीक है वो टाइपिंग एरर था, लेकिन चल कोई बात नहीं, मानता हूँ आज 1-2 क्वेश्चन और भी होगा। चल ठीक है, मान लिया तेरी बात। अगला क्वेश्चन देख ले, क्या आंसर आएगा इसका। हाँ ये देखना अगला क्वेश्चन, बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये, बहुत हार्ड क्वेश्चन में से एक है, बहुत हार्ड क्वेश्चन। लेमडा एम नॉट निकालना है NH4OH का, लेमडा एम नॉट निकालना है NH4OH का, लेमडा एम नॉट ऑफ NH4OH। क्या होगा, क्या होगा, NH4OH का लेमडा एम नॉट किसके इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, सीधा सीधा आंसर बता रहा हूं, NH4OH का इक्वल हो जाएगा बी के आंसर, बी आंसर होगा इसका आंसर, और बी इज द करेक्ट आंसर। भाई साहब आ गए फिर से। लेकिन बात बताऊं, 80% जनता जिनका भी मार्क्स इंप्रूव हुआ, ये क्वेश्चन ना सब कर लेंगे, 80% जनता नीट में भी कर लेगी। तो भैया यहाँ डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पे आप 80% भी लेके आओगे, मुझे एज अ टीचर उतनी खुशी नहीं होगी। 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप खुद से सोच लेना कितने सही हुए कितने गलत, और कहाँ कहाँ कैसी कैसी मिस्टेक्स थी उनको बस ध्यान रखना, ठीक है। अब ट्राई करो जितना हो सकता है ना। अब एक काम करते, कल फिर से मैं बता रहा हूँ, कल फिर से मेरे पास 10 क्वेश्चन है, कल फिर से मेरे पास 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे किसके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही होंगे, क्योंकि ये चैप्टर अच्छा चैप्टर है, तो इसमें ऑब्वियस है मुझे थोड़ा टाइम देना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कल 10 क्वेश्चंस होंगे, रिवीजन करके आइएगा, रिवीजन करके आइएगा, और कल कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसमें 1-2 क्वेश्चन का इजाफा हो कम से कम, ठीक है ना। ट्राई करो, आज गलत हुए होने दो, कोई दिक्कत नहीं, कल ये सारा कुछ रिवाइज करके आना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा रिवाइज करके आना। कल हम लोग फिर से देखेंगे, चीजें सीखेंगे, करेंगे क्या होता है क्या नहीं, ओके। हाँ ठीक है ना, गलतियां होती हैं, सीखता इंसान। तो चलो भाई अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं अपना नया, जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत देरों से आए हुए हैं, लग रहा है कि हाँ भाई आज से तूफानी कुछ पढ़ने वाले हैं, तो आज से कुछ तूफानी काम करते हैं। देखो किसी भी चैप्टर की जो शुरुआत होती है ना, वो थोड़ी थ्योरेटिकल होती है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत पे जो लोग पहले दिन बोले थे अरे सर बहुत ईजी चीजें पढ़ा रहे हो, वही चीजें जब बाद में बढ़ती हैं 5वीं क्लास पे आके तो बैंड बज जाती है। वैसे ही यहाँ पे है सर, जब कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो बहुत इजी से स्टार्ट होता है। जैसे आज इस चैप्टर का फाउंडेशन रख दिया जाएगा, कल इस चैप्टर के ऊपर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, परसों इस चैप्टर का सबसे हाई पॉइंट आ जाएगा, पता चला सर अगले वीक में चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। एक्चुअली हमारी लाइफ में 2 अपने पास, अगर बात करूं ना, चैप्टर का नाम ही पहले इक्विलिब्रियम की बात करता हूं, इक्विलिब्रियम की बात करूंगा। इक्विलिब्रियम है क्या, इक्विलिब्रियम की बात की जाए, इक्विलिब्रियम क्या बोला जाता है, किसके बारे में बोला जाता है। अगर बेसिक इक्विलिब्रियम की बेसिक बातें की जाए तो बेसिक बात क्या है, इक्विलिब्रियम होता किसको है। इक्विलिब्रियम ना हम सबका फेवरेट स्टेज है। तो मैं सही बताऊं ना, तो अपने घर की कहानी अपने आप के ऊपर सोचोगे तो इक्विलिब्रियम तुम्हें खुद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम है क्या, यहां से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी भी किसी को बाउंस बैक करना है, यहाँ से भी स्टार्ट कर लेना, बस पीछे का रिवीजन करते रहना भाई, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आना चाहिए निकालने, ठीक है ना, और कुछ कुछ बेसिक चीज आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं बोल रहा था इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था, मुझे बोला गया कि सर इक्विलिब्रियम है क्या। तो अपनी अपनी कहानी इक्विलिब्रियम कैसे, जैसे सबके साथ होता है कि सर सुबह 6 बजे से मान लो पढ़ने बैठे, या रात को जब बैठने बैठे, तो कुछ देर बाद आपके साथ क्या होता है कि सर कुछ देर बाद ऐसा हो जाता है कि लगा पढ़ तो रहे, टाइम तो बीत रहा है बट पेज नहीं पलटा जा रहा, या दिमाग की एफिशिएंसी क्या हो रहा है कि जितना पढ़ रहे उतना ही भूलते जा रहे, जितना पढ़ रहे उतना ही भूलते जा रहे, यही हो रहा होता है, यही सब चल रहा होता है, ठीक है, यही सब चल रहा होता है। तो भाई
ये जो फेज आता है ना कि सर जितना पढ़ रहे हैं उतना ही भूल जाते हैं, उसी फेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक स्टेज ऑफ रिएक्शन है या एक स्टेज ऑफ लाइफ है जहां पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं सर, जितना आगे बढ़ रहे होते हैं उतना ही पीछे आ जाते हैं। जैसे फिजिक्स में एक क्वेश्चन आता है ना कि एक ड्रंक आदमी है, एक शराब पी के आदमी चल रहा है, 3 स्टेज आगे जा रहा है, पीछे 2 स्टेज में आ रहा है, तो उस कंडीशन में देखा होगा कि बेचारा बहुत स्लो चल रहा होता है। वैसी हालत को बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कुछ नहीं, एक सैचुरेशन को बोलते हैं। मतलब ये क्या है, ये कोई रिएक्शन नहीं है, इट इज द स्टेज ऑफ रिएक्शन, इट इज द स्टेज ऑफ रिएक्शन जहां पर स्टेज ऑफ रिएक्शन वेयर सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू जितने टाइम में आप आगे जाओगे उतने ही टाइम में रेट, उतने ही टाइम में बैकवर्ड आ जाओगे, मतलब उतने ही टाइम में उतना ही पीछे आ जाओगे। जितना आप आगे जाओगे उतना ही आप क्या आ जाओगे, पीछे आ जाओगे। उसी को क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इक्विलिब्रियम इज नथिंग स्टेज ऑफ रिएक्शन वेयर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस केस में क्या हो जाए, रेट अपने पास, मतलब ओवरऑल आपके बारे में पूछा जाए तो नेट रिएक्शन ओवरऑल देखने में देखोगे तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, याद रखना, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। मैंने क्या बोला सर, देखने में आपको लग रहा है कि सर रिएक्शन नहीं हो रही, लेकिन जितना आप आगे जा रहे हो उतना ही आप पीछे जा रहे हो। रिएक्शन स्टॉप नहीं होता सर, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। अभी एक एक करके पॉइंट लिखेंगे भी, अभी सब कुछ आज थ्योरेटिकल पॉइंट सारे कवर कराऊंगा, और खासकर एनसीईआरटी के पॉइंट्स तो खासकर कवर कराऊंगा कि सर जितना आप आगे जाओगे उतना ही पीछे आ गए, ओवरऑल आपका क्या हो गया, 0 चेंज। अब इसको तुम बोलो सर केमिस्ट्री में कैसे विजुअलाइज करें, फिजिक्स में तो हमें पता चल जाता है कि 2 स्टेप आगे गया 2 स्टेप पीछे गया, ऐसा चल रहा है। केमिस्ट्री में क्या होता है, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम देखो, मान लो कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में। दूसरी बात, ये जब भी आएगा, एक बात बताओ, चलो एक चीज बताना, ये इक्विलिब्रियम किसके लिए होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हो सकता है या इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हो सकता है। इक्विलिब्रियम किसके लिए वैलिड होगा, रिवर्सिबल के लिए या इरिवर्सिबल के लिए, बताओ, रिवर्सिबल के लिए या इरिवर्सिबल के लिए, बताओगे किसके लिए वैलिड होगा, किसके लिए वैलिड होगा सर, वैलिड किसके लिए होता है सर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड किस में पॉसिबल है, वैलिड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल के लिए वैलिड है, क्योंकि तुम्हें भी पता है रिवर्सिबल में ही आगे पीछे जा सकते हैं, इरिवर्सिबल के लिए थोड़ी ना होगा भाई, कुछ कॉमन सेंस लगाएंगे, इरिवर्सिबल के लिए तो नहीं होगा वैलिड, इरिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं होगा। फिर किसने बोला सर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, तो सर एक काम करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये देखो, ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इरिवर्सिबल रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और सर अगर मैं बात करूं रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, तो रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये किसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये है रिवर्सिबल रिएक्शन का, ये ध्यान रखिएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, सर नोटेशन या बोल सकते हैं कन्वेंशन, कन्वेंशन टू रिप्रेजेंट, कन्वेंशन याद रखिएगा कि सर अगर एक लाइन में एक एरो दिया है तो इरिवर्सिबल, और अगर 2 एरो दिया हुआ है, दोनों अगर उल्टा नीचे दिया हुआ है, आगे और पीछे दोनों साइड दिया है, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम है क्या, तो सर ऐसी कंडीशन जहां पर आपको ओवरऑल चेंज क्या दिखने लगे, ओवरऑल चेंज क्या दिखने लगे, अपने पास 0 दिखने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन लेता हूं, ये देखना, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो टाइम जब 0 होगा, तो मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 m होगी। सर शुरुआत में ये 0 होगा, कुछ टाइम के बाद, मान लो टाइम 5 सेकंड लेता हूं, 5 सेकंड के बाद मुझे क्या दिखा कि सर ये 7 m हुआ, ये कितना हो गया, 3 m हुआ। सर टाइम इज इक्वल्स टू, अगर मैं बोलूं कि सर 10 सेकंड के बाद देखा तो ये कितना हो गया, 4 m हो गया, ये कितना हो गया, 6 m हो गया। सर टाइम इज इक्वल्स टू 11 सेकंड पे देखा तो ये कितना हो गया, 4 m रहा, ये कितना रहा, 6 m रहा। टाइम इज इक्वल्स टू 12 सेकंड्स पे देखा तो सर अगेन क्या रहा, 4 m रहा, और ये कितना रहा, 6 m रहा, ये कितना रहा, 6 m रहा। टाइम इज इक्वल्स टू 13 सेकंड पे देखा तो ये कितना हुआ, 4 m हुआ, ये कितना हुआ, 6 m हुआ। तो ऐसे, अब यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक देखना, यहां से लेकर यहां तक देखना। सर शुरुआत में आपको ही पता है, याद करो, हमने केमिकल काइनेटिक्स कर लिया है, केमिकल काइनेटिक्स हम सबने पढ़ा था कि सर शुरुआत में रेट ऑफ क्या होता है, सर रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन एक टाइम आता है, जिन लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स किया है याद करो,
याद था, जहां पे ये दोनों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, मतलब रिएक्टेंट के अंदर कोई चेंज ना दिख रहा हो, प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंज ना दिख रहा हो, सर रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई। कोई तुमसे पूछे तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। यहां पे ये कौन सी स्टेज आ चुकी है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। सर स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम आप क्या कर चुके हो, अचीव कर चुके हो। स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम आप क्या कर चुके हो, अचीव कर चुके हो। कैसे कैसे और किस तरह, तो देख लो अपने पास। किसने बोला सर यहाँ रिएक्शन तो चेंज हो ही नहीं रहा, नहीं बेटा हो तो रहा है, लेकिन सर अगर मान लो -1 गया ना तो यहाँ क्या होगा, +1। पता चला जितने टाइम में ये +1 हो रहा है उतने टाइम में ये भी क्या हो गया, +1। और यहां से कितना चला गया, यहां से कितना चला गया, यहां से कितना चला गया। सर ओवरऑल चेंज देखोगे तो ओवरऑल चेंज, रिएक्शन रुक नहीं रही है सर, बस चलता जा रहा है। और चलता कैसा जा रहा है सर, आपको ही पता है। अगर मैं एक पेज पढ़ रहा हूं, एक पेज भूल रहा हूं, तो ऑब्वियस है ना सर, उस केस को हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर ये केस कौन सा है, इक्विलिब्रियम का है। केस कौन सा है, इक्विलिब्रियम का है। सीधी सी बात है, जितना आप आगे चल रहे हो, अरे फर्स्ट ऑर्डर ऑब्वियस है ना, अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट लिया हुआ है, ऑब्वियस है वो अभी वो उस पे चल रहे हैं, ये ध्यान रखना, अभी उस पे नहीं चल रहे कि हाँ, ये सिंपल सा देखो, रिएक्टेंट अपने पास डिक्रीज हुआ, प्रोडक्ट अपने पास क्या हो गया, इंक्रीज। अच्छा जरूरी थोड़ी ना 4m, एक बात बताना सर, जब ग्राफ याद करो हम लोगों ने जब पढ़ा था उस टाइम पे मैंने बनाया भी था, ऐसे बना भी देता हूं। अभी देखना इस कंडीशन पे हो क्या रहा है, रिएक्शन रुक नहीं रही है, नेट रिएक्शन सर कितना है, 0, बट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। रिएक्शन हो क्या रहा है, इस रिएक्शन हो क्या रहा है सर, रिएक्शन ऑकर्स इन बोथ डायरेक्शन विद सेम स्पीड। रिएक्शन इज ऑकरिंग, रिएक्शन हो रहा है इन बोथ डायरेक्शंस विद सेम स्पीड, इन बोथ डायरेक्शंस विद सेम स्पीड, इन बोथ डायरेक्शंस विद सेम स्पीड। सेम स्पीड से दोनों डायरेक्शंस में हुए जा रहा है, मतलब रिएक्शन ऐसे हो रहा है कि दोनों का स्पीड सेम है, मतलब जितना इधर से इधर जा रहा है उतना ही इधर से इधर आ रहा है, उसी को क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम। जहां भी जिस रिएक्शन में भी अगर ऐसी कंडीशन दिख जाए कि ओवरऑल चेंज ना अच्छा लगे, ओवरऑल चेंज क्या हो जाए, 0, उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम। मतलब भैया इस चैप्टर में करना क्या है, याद रखना, इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम एक फेज ऑफ लाइफ है। जैसे तुम्हारी लाइफ में अभी एक फेज चल रहा है कि सर मुझे नीट क्रैक करना है, वैसे उनकी लाइफ में एक फेज चल रहा है कि भैया रिएक्शन रुक गई है, और रुकी भी ऐसी नहीं है। जैसे होता है ना कि सर अब तुम्हारी लाइफ में कोई इक्विलिब्रियम बोले, कैसे इक्विलिब्रियम आएगा, तो सर इस बार सोच के गए थे कि बॉटनी में ना सर इतने नंबर लेके आएंगे, जितना बॉटनी के मार्क्स बढ़ा उतना केमिस्ट्री में कम हो गया, जितना जूलॉजी के मार्क्स बढ़ा उतना फिजिक्स में कम हो गया, तो क्या बोलेंगे घर वाले, ऐसा नहीं तुम पढ़ाई नहीं करोगे, ऐसा नहीं तुम पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ हो क्या रहा है, ओवरऑल चेंज कितना आ रहा है, 0। अब घर वालों क्या हो तो कमेंट करते रहेंगे, जैसे अच्छा हो नहीं रहा। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसी स्टेज को तो बोलते हैं, जैसे बहुत सारे लोग इक्विलिब्रियम पे आ चुके होंगे, मतलब अभी तक आ चुके होंगे, क्यों, क्योंकि सर क्या होता है कि मान लो अब जैसे जितने चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे उतने चैप्टर भूलते जाएंगे, बुरा मत मानना, लेकिन रियलिटी यही है। मतलब कुछ लोग बुरा मानो सर आप नेगेटिव बात कर रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो, नहीं, रियलिटी यही हो जाती है कि सर आप जितना आगे जाएंगे, एक चैप्टर मान लो आज इक्विलिब्रियम है, जोश जोश में शुरू करेंगे, आज कल 2-3 दिन में इस चैप्टर को अच्छा करेंगे, तब पता चला उधर मूल कॉन्सेप्ट भूल गया, रिवीजन करना ही भूल गए, एक चैप्टर आगे तो तक पीछे का 2 चैप्टर चला गया। यही तो होता है ना इक्विलिब्रियम। सिलेक्शन नहीं होने का एक मेजर रीजन ये भी होता है, आप आगे जाते रहते हो पीछे का भूलते रहते हो। सर आसान लगता है जूलॉजी, पता चला सर अभी जैसे ही सेंट्रल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे आया तब तक लोकोमोशन मूवमेंट चला गया, डाइजेशन चला गया, सर अच्छा हाँ यार, अरे यार इसके भी क्वेश्चन गलत हो रहे, इसके भी क्वेश्चन गलत हो रहे, इसी को तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम तुम्हारी लाइफ में यही सब है, तुम्हें लगता हो तो ये ध्यान रखना अपने पास, ठीक है, तुम्हें रखता हो तो ये ध्यान रखना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब भी आपको इस स्टेज पे कोई मिल जाए, जब रिएक्शन में रिएक्शन रुकी ना हो, लेकिन हाँ रिएक्शन की स्पीड दोनों डायरेक्शन में सेम हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे एक चीज याद रखिएगा, मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना जरूरी नहीं है, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन का इक्वल होना जरूरी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि सर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कभी भी आ सकता है, इक्विलिब्रियम पे आपको क्या होगा सर, नो चेंज इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। अब कोई बोले सर आप मेजरेबल क्यों लिख रहे हो, क्योंकि भैया तुम भाई कंसंट्रेशन मेजर करते हो किसके लिए, लिक्विड के लिए, लाइक कंसंट्रेशन, प्रेशर, इनके अंदर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनके अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में कोई चेंज देखने को नहीं मिलने वाला, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, नो चेंज इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ
रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इनके अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन मैंने कभी ये नहीं बोलूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऑलवेज इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो, नहीं 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 नहीं, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा। ये देखना, ये देखो अपने पास कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, इक्विलिब्रियम कैसे पहचानते हैं, ग्राफ वाइज देखना। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर आपको दिया है तो रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, ये रिएक्टेंट डिक्रीज हो गया, और प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया। जहां पे ये पैरेलल लाइन आनी शुरू हो गई, जहां पर ये पैरेलल लाइन आनी शुरू हो गई, वही आपका क्या है, वही आपका इक्विलिब्रियम है। जहां पर ये पैरेलल लाइन आनी शुरू हो गई, ये कंडीशन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देख लो मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या हो गई है, कांस्टेंट। इसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ये ध्यान रखना अपने पास। सर यहां पे इक्वल होना जरूरी नहीं, किसने बोला कि सर इक्वल ही होगा, नहीं 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 सर, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आप बनाओगे, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, प्रोडक्ट अपने पास, प्रोडक्ट अपने को देखोगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऐसा भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम ऐसे भी अचीव हो सकता है, इक्विलिब्रियम ऐसे भी अचीव हो सकता है। जहां से ये इक्वल लाइन आ गई उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम बोल देंगे। सर जहां भी देखो रिएक्टेंट थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, प्रोडक्ट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, और आपका दोनों अगर स्टैग्नेंट हो गए तो उसी को क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसकी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात करूं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात करूं, तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट जितना इंक्रीज होके आए, रिएक्टेंट जितना इंक्रीज होके आए, ये प्रोडक्ट का ग्राफ हो गया और ये किसका हो गया, रिएक्टेंट का ग्राफ हो गया, और इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन दोनों को ही, इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करना जरूरी नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएं, सर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ना आए, विथ टाइम चेंज ना आए, रिएक्शन तो हो रहा है बट विथ टाइम चेंज ना आए, उस पॉइंट को ही क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम। हो सकता है इक्वल भी हो जाए, हो सकता है अनइक्वल भी रहे, हो सकता है रिएक्टेंट ज्यादा भी रहे, हो सकता है कांस्टेंट भी रहे, कम भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं है। ऑलवेज नहीं वर्ड यूज कर सकते, ऑलवेज वर्ड यूज नहीं कर सकते। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होगा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखना। सर मेजरेबल प्रॉपर्टीज का चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, अरे भाई सीधी सी बात है ना, इक्विलिब्रियम पढ़ ही क्या रहे थे, इक्विलिब्रियम का मीनिंग यही था कि सर जितना आगे जाएंगे उतना ही पीछे आ जाएंगे, जितना आगे जाएंगे उतना ही क्या हो जाएंगे, पीछे आ जाएंगे, जितना आगे जाएंगे उतना ही क्या हो जाएंगे, पीछे आ जाएंगे, हो जाएगा। श्योर हो, तो ये देख लो एट इक्विलिब्रियम ये सब चीजें होती हैं। किसने बोला सर इक्विलिब्रियम पे एक बात और बताई आपने, इक्विलिब्रियम पे एक बात और बताई, वो क्या है, इक्विलिब्रियम पे एक बात और बताई गई, वो है क्या, तो वो आती है अपने पास कि सर इक्विलिब्रियम जब भी बोला जाएगा तो जितना फॉरवर्ड उतना ही बैकवर्ड। अगर आप इक्विलिब्रियम के ग्राफ बनाओगे, सर अगर इक्विलिब्रियम का ग्राफ बनाओगे एट इक्विलिब्रियम, एक चीज आपको पता है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये ध्यान रखिएगा कि सर इक्विलिब्रियम पे ये लाइन हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि जितना आप फॉरवर्ड जाएंगे उतना ही क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड। इसमें रेट इक्वल होगा, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना जरूरी नहीं है, रेट इक्वल होगा, कॉन्सेंट्रेशन का इक्वल होना जरूरी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सर रेट का हमेशा इक्वल होगा। अगर आप रेट का ग्राफ बनाएंगे विथ टाइम अगर रेट का ग्राफ बनाएंगे, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, तो रेट का ग्राफ एक ही बन पाएगा और वो होगा कि सर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। जिस पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो, वही पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। वही पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। वही पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। हो जाएगा, श्योर
हो जाएगा। तो ये अब ये इस तरह की पॉइंट्स देख लेना, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ ऑफ इक्विलिब्रियम ध्यान रखिएगा, ग्राफ ऑफ इक्विलिब्रियम ध्यान रखिएगा, इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, आंसर आएगा। हो जाएगा सर, श्योर हो पक्का। अच्छा, अब मुझसे किसने बोल दिया कि सर इक्विलिब्रियम, ये तो समझ में आ रहा है इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, इक्विलिब्रियम की बातें क्या होती हैं। अब तुमसे एक सिंपल सी बात बोलूं कि इक्विलिब्रियम का ग्राफ हो गया, इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझ में आ गया, तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे जो एनसीईआरटी का लाइन है, जो एनसीईआरटी की लाइंस है ना, उनका ध्यान रखना। रिएक्टेंट लाइन 0 से स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, रिएक्टेंट 0 से स्टार्ट होगा। भाई साहब कहाँ थे आप, मतलब आप चमत्कार कर रहे हो, रिएक्टेंट भी 0, प्रोडक्ट भी 0। आप कहां से आते हैं ऐसे लोग, रिएक्टेंट 0 से स्टार्ट करना है। अच्छा धन्यवाद, आपने बताया, दिल में दर्द हो रहा है, आपने ऐसी बातें करी, ठीक है। हाँ, अब एक चीज और बताओ, किसी ने बोल दिया कि सर इस इक्विलिब्रियम को अचीव करने की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम को जब भी अचीव करने के वैलिड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ये बताओ अगर सारे के सारे, हाँ ठीक है, नोट्स लिखना है लिख लो, ये चीज तो मैंने शायद जो लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़े उनको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन हाँ फिर भी बता रहा हूं। इक्विलिब्रियम जब भी बात की जाती है ना, इक्विलिब्रियम देखना ध्यान से, अभी एक एक पॉइंट एनसीईआरटी की भी बताऊंगा तुम्हें लगता हो तो विद प्रूफ बता भी दूंगा, जाके एनसीईआरटी पढ़ लेना। इक्विलिब्रियम की बातें और ओनली अचीव्ड इन क्लोज कंटेनर, ओनली अचीव्ड इन क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर में ही अचीव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भैया एक बात बताओ, ओपन कंटेनर होगा तो अगर कोई गैस है या कोई लिक्विड है, उसका वेपर क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो याद रखें इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस है, क्या, एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक तो क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, क्लोज कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज, ताकि प्रोडक्ट रहे ना भाई। अब प्रोडक्ट ही निकल गया। एक बात बताओ, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, अब ये रिएक्शन करा, अब तुमने ये रिएक्शन कर दिया, जैसे ही किया सर CO2 गैस बनेगा, CO2 गैस बनेगा, ये देखना CO2 गैस बाहर चला जाएगा। अगर ये ओपन कंटेनर में है, अगर ये ओपन कंटेनर में है, तो इस केस में इक्विलिब्रियम कभी नहीं होगा, नो इक्विलिब्रियम, कभी इक्विलिब्रियम अचीव हो ही नहीं सकता। इस केस में इक्विलिब्रियम कभी हो ही नहीं सकता। ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। सर ये ऑब्वियस है ना, आपका क्या हुआ, सर एक बंदा बाहर चला गया, इरिवर्सिबल क्या हो गया, चला गया। इरिवर्सिबल क्या हुआ, CO2 गैस बाहर चली गई, कंटेनर से बाहर चली गई, अब वो वापस थोड़ी ना आएगी। आपको इक्विलिब्रियम कब अचीव कर सकते हो, जब क्लोज कंटेनर हो। इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा ना जब क्लोज कंटेनर होगा। अब सर क्लोज कंटेनर है ही नहीं, लेकिन अगर मैं उसी रिएक्शन को, अब देखना ध्यान से, अगर मैं उसी रिएक्शन को अगर क्लोज कंटेनर में करूंगा तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम दिखा सकता है, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम दिखा सकता है। और देखना, अब ये रिएक्शन अगर मैं क्लोज कंटेनर में करता हूं, अगर ये क्लोज कंटेनर है तो सर ये रिएक्शन का साइन आपको दिख रहा है। ये जैसे ही मैंने क्लोज कंटेनर लिखा, आपने समझ लिया कि सर ये कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और यहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। इक्विलिब्रियम यहां अचीव हो सकता है, इक्विलिब्रियम इधर अचीव हो सकता है, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, यहां इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, हो जाएगा, श्योर हो। तो ये देख ले भाई, कैल्शियम कार्बोनेट सेम रिएक्शन, एक ही रिएक्शन इरिवर्सिबल हो सकता है कंटेनर की वजह से। इक्विलिब्रियम जब भी अचीव करते हो ना, हमेशा याद रखिएगा क्लोज कंटेनर रखना है, हमेशा याद रखना क्लोज कंटेनर रखना है, इक्विलिब्रियम तभी आ पाएगा, ठीक है ना। इरिवर्सिबल, अब ये बेसिक चीज देख ले, बेसिक आज डेफिनेशन बता रहा हूं, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कुछ नहीं। अगर इसके क्वेश्चंस आने होंगे, अभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिखाऊंगा, पता चलेगा। सर इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज है, मैंने क्या बोला, पॉइंट नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं स्टेज, क्योंकि वो लंबा चलता है। इक्विलिब्रियम ना चलता है, जैसे तुम्हारे साथ होता है। मैंने क्या बोला, तुम्हारा एक स्टेज चलता है, जब तुम पढ़ते पढ़ते सैचुरेट हो जाते हो, तुम क्या बोलते हो, अरे यार पढ़ रहा हूं, जितना पढ़ रहा हूं उतना ही भूल रहा हूं। उस टाइम पे आपको क्या किया जाएगा, इस चैप्टर की शुरुआत में हम इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे, और लास्ट में आते आते इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देंगे। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी लाइफ में अगर इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब जितना पढ़ रहे हो उतना भूल रहे हो, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। तुम क्या करते हो, उसको डिस्टर्ब करते हो। मान लो पढ़ते पढ़ते तुम्हारा इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो तुम क्या करते हो, उठ के चले जाते हो, तुम्हें लगता है नहीं यार नहीं पढ़ाई हो रही, जाके पानी पीते हो या किसी से बात करते हो या मोबाइल देख लिया, कुछ और देख लिया, यही करते हो ना भाई। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज है जहां पे प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है, लेकिन हाँ वो आता सबके लाइफ में,
वो तुम्हारी लाइफ में भी आता है, सबकी लाइफ में आता है, सैचुरेशन आ जाता है और कुछ नहीं, सैचुरेशन सबकी लाइफ में आ जाता है। बस केमिस्ट्री में इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब केमिस्ट्री में थोड़ा ना बोलेंगे केमिकल मॉलिक्यूल सर एक सैचुरेट हो गए, सैचुरेट नहीं बोलते भाई, उसको बोल देते हैं, एक वर्ड बोल देते हैं इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, ठीक है, उसको बोल देते हैं इक्विलिब्रियम, हाँ उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ये है। अब कंटेनर होना चाहिए। अब देख मैंने जो चीजें तुम्हें समझाई ना, जो चीजें तुम्हें ऐसे ऐसे समझा दी अपने पास, अब यही चीजें जब सेंटेंस वाइज आती हैं, देखना कैसे कैसे करोगे। मैं तुम्हें दिखाता हूं, एनसीईआरटी की लाइंस दिखाता हूं। देख भाई अब अपना चैप्टर शुरू हो चुका है केमिकल इक्विलिब्रियम, देखना एनसीईआरटी की लाइन इक्विलिब्रियम, देखना भाई एनसीईआरटी की लाइन देखना। मैं तुम्हें कुछ नहीं, तुम ये पढ़ के देखो एनसीईआरटी की लाइंस, क्योंकि बेटा जब तक आप लाइंस पढ़ोगे नहीं ना आपको पता नहीं चलेगा। आप पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, देखना ध्यान से। इक्विलिब्रियम वो स्टेट है। अब एनसीईआरटी में यही सब लाइंस उठा के तो आती हैं, एनसीईआरटी से यही सब लाइंस तो उठा के आती हैं कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच देयर आर नो ऑब्जर्वेबल चेंजेस एज टाइम गोज बाय। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ये देखना, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन हैज रीच्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम एंड देयर आर नो विजिबल चेंजेस। However, there is much activity at the molecular level, क्योंकि ऑब्वियस है रिएक्शन तो होती रहेगी, रिएक्शन तो होती रहेगी, चीजें होती रहेंगी। ध्यान से देखो अपने पास, चीजें होती रहेंगी, रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट इधर जाते रहेंगे। देख लो जो पढ़ा रहा हूं, ये तीनों लाइन पता चल रही भाई, ये तीनों लाइन यस सर और नो सर करके बता सकते हो। ये तीनों लाइन हो जाएंगी, एग्जाम हॉल में टिक कर लो करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा, ये देख ले, स्टेटमेंट वाइज बता दे मुझे, स्टेटमेंट वाइज बता दे, हो जाएगा सर। होगा भाई, लिखना पूरा नहीं है यार। तुम शायद जो लोग नए आए हो, आपके पास ये पीपीटी पड़ी हुई है, बहुत टाइम के लिए पड़ी हुई है, अगले साल से सितंबर तक, 2024 सितंबर तक इसकी वैलिडिटी है। ये पीडीएफ कहीं नहीं जाएगा, सो डोंट वरी। आप इसकी बात देखो, इसकी लाइंस देखो बेटा। मुझे ना, मैंने देखो अपना समझा दिया, मुझे जो समझाना था, तुझे बस एनसीईआरटी की लाइंस बता रहा हूं। मेरे अंदर ये फियर है कि एनसीईआरटी की लाइंस को डायरेक्ट उठा के स्टेटमेंट बेस्ड ट्रू और फॉल्स मैच द कॉलम या कुछ वैसा बोल दे, सर्सन रीजन करके पूछ दिया जाए तो पता होना चाहिए। जैसे तुझे भी पता, ये एक बात देख, अब हो सकता है भाई एनटीए वाले देख रहे हो या एनएमसी वाले देख रहे हो, तुझे बता देता हूं, ये लाइन दे दिया मैंने, ये सर्सन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, रीजन हो गया, ये सर्सन हो गया, ये मेरा रीजन हो गया। एनसीईआरटी यही तो खतरनाक चीज है। तो तुझे ये समझ में आना चाहिए कि सर ये ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन को क्या कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, सर ये लाइन और ये लाइन क्या हो रहा है। ये पेज कितना है, पेज नंबर तो नहीं पता भाई, ठीक है। हाँ अब देखना, अगला लाइन एनसीईआरटी की बताता हूं। अब तुम्हें भी एक दो चीजें बतानी है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में बता चुका हूं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए थोड़ा सा स्टेज बता देता हूं। इरिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते हैं, बस ये इसको लिखना उखना नहीं है, बस ये दिखाने के लिए कि जिन लोगों को नहीं आता उनको बस याद दिला दिया जाए। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, जो एक डायरेक्शन में चलता है, जिसमें रिएक्टेंट ऑलमोस्ट किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, इनके अंदर कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता है। जैसे आपसे मैं क्या बोल रहा हूं, आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। जैसे मैं अभी एक वीडियो बनाई भी थी मैंने इस पे ना, कि भाई आप जब क्लास में जाओगे, जब प्रिपरेशन कर रहे हो अभी 8-9 महीने, तो अभी किस चीज का ध्यान रखना है। मेरे से कोई पूछे सर आप इतना डरा क्यों बता रहे, भैया कुछ पता नहीं है, एग्जाम हॉल में ऐसे लिख दे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या इनकरेक्ट फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन, कौन सी सेंटेंस गलत है या सही है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसका प्रोडक्ट कभी रिएक्टेंट बना ही नहीं पाएगा। दूसरा, इस रिएक्शन को कैसे दिखाते हैं, सिंगल एरो से दिखाते हैं। इस रिएक्शन को कैसे दिखाते हैं, सिंगल एरो से दिखाते हैं। तो देख ले, अब ये सब पॉइंट तुझे रटने नहीं है, एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा। अब देख तुझे इरिवर्सिबल रिएक्शन में एक लाइन दिखाता हूं, ये मैंने अलग किया हुआ, ये देख, रिएक्शन इन ओपन वेसल। अगर रिएक्शन ओपन वेसल है, देख एक लाइन लिखी हुई, इवन अ रिवर्सिबल रिएक्शन विल बिकम इरिवर्सिबल इफ इट इज कैरिड आउट इन, इफ इट इज कैरिड आउट इन, सर किसमें कैरिड आउट कर दिया, ओपन वेसल में। अगर ओपन वेसल में आपने रिएक्शन कर दी, अगर ओपन वेसल में आपने रिएक्शन कर दी, तो सेम रिएक्शन आप किसमें कन्वर्ट कर दोगे, आप सेम रिएक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, आप सेम रिएक्शन को कन्वर्ट कर दोगे इरिवर्सिबल में। तो आपसे ये लाइन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनको लगता हो सर थ्योरी, ठीक है। एक बोल रहा है सर हैंड रिटन नोट्स बनवा दो, ना पूरा आप टेंशन मत लो। हाँ फिर हैंड रिटन, मैं बोल तो रहा हूँ, अभी हम लोग अभी कुछ देर पहले ही बाहर मजाक बना रहे थे कि सर क्लास ले रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन भी हम ही करा रहे हैं, डीपी का सॉल्यूशन भी हम ही दे रहे हैं,
समरी लेक्चर भी हम ही दे रहे हैं, फॉर्मूला शीट भी हम ही दे रहे हैं। अब बच्चा कुछ एग्जाम रहा तो बच्चा दे ही देगा। अच्छा पढ़ाई भी करनी है, मेहनत भी करना है क्या, अच्छा सोचना भी, इसको दोबारा आगे पढ़ना है न, कैसे यार 4,000 रुपये दिए थे यार हमने, यार अलग से सही नहीं कर रहे, 4,500 रुपये हमने दिए यार। अब बताओ टीचर बोल रहा पढ़ना है, हमें तो बोला गया था सिलेक्शन हो जाएगा यहीं से, पैसे दिए यार पापा के क्रेडिट कार्ड से कहीं से छुपा फिरा के दिए। ये पढ़ाई करने वाले लोग कौन से आते हैं। हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मिल जाएगा, टेंशन मत लो, किया हुआ वादा है, मिल जाएगा। बस मैं जानबूझ के थोड़ा डिले करता हूँ, उसका रीजन है कुछ, मेरे अपने साइकोलॉजिकल रीजन है, मुझे लगता है कि सब चीज बटर मतलब स्मूथली दे दी जाएगी तो बच्चा कुछ नहीं करेगा, मेरे अपने रीजन है, इसीलिए मैं थोड़ा गैप दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। बाकी हाँ मैं लिख के देता हूँ, आपके सिलेक्शन से पहले, आपको इस बैच की वैलिडिटी से पहले आपको सारा हैंड रिटन नोट्स, आपको मेरे तो फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूला शीट्स मिल जाएंगे। लेकिन हाँ एक वर्ड होता है बेटा, एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग समझना बहुत डिफिकल्ट है, एक वर्ड है जिसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ स्टडी। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इसको, ये भी एक वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो लिखना भाई हैंड रिटन, हाँ नहीं भाई हम हैंड रिटन नहीं देंगे, आगे बताइए, ऐसे ही आएगा ऑब्वियसली, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मेरी मर्जी है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी में ये सब दिया भी नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ भाई किसी ने पूछ दिया बच्चे से तो पता होना चाहिए, और खासकर यकीनियंस को तो खासकर पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीजें आती हैं। अब डिमांड पे डिमांड चल रही है, एक बोला ऐसा हाथ से लिखा कीजिए, हाँ ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब किसी बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, हाँ चलो नहीं, इसको बस लिखने का भाई, अब जो नए जुड़े हैं उन लोगों को मैं बता दूं, लिखने का वही काम लिखना है, फॉर्मूला क्वेश्चन साथ में करने, इस क्लास में एक ही मकसद है, क्वेश्चन साथ में करना है। लिखने के लिए तो आप 2 साल से लिख ही रहे थे ना, रिपीटर बैच में आए हो तो लिखने से 2 साल से लिख रहे थे आप, कोई नहीं, आप बस ये देख लो, ये सब चीजें आप पकड़ पाओगे या नहीं। जैसे ये आपसे पूछ दिया जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन में, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है भाई, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पूछा जाए तो रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर ये लाइन पूछी जाए, आप टिक मार सकते हो कि सर जिस रिएक्शन में दोनों डायरेक्शन में चल रहा हो, जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आल्सो रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ये कहां पॉसिबल है, क्लोज्ड वेसल में पॉसिबल है। सर ये इक्विलिब्रियम अचीव करता है, ये इक्विलिब्रियम अचीव करता है, ये रिएक्शन जल्दी कंप्लीट नहीं होता, क्यों, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये कभी कंप्लीट नहीं होता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल क्या है सर, कुछ होमोजीनियस रिएक्शंस हैं, होमोजीनियस रिएक्शंस, ओह माय गॉड इतना डिफिकल्ट, होमोजीनियस, होमोजीनियस क्या होता है सर, होमोजीनियस याद है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के, हाँ ऐसा मत बोल देना और इस बार आप डराते हो तो, भाई होमोजीनियस बता चुका हूं मैं कब का, डर ही लग जाता है यार। अब आगे जाने में पता है क्या डर लगता है कि पता चला पीछे वाले सर, अच्छा होमोजीनियस, अच्छा आप ही, हाँ आप ही से होमोजीनियस बताया आपने कभी, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, भाई होमोजीनियस रिएक्शन जिसमें एक ही फेज होता है, गैस 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 गैस, तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस प्रोसेस किया सर, होमोजीनियस रिएक्शन। लिक्विड लिक्विड लिक्विड, तो इसको क्या बोल देंगे, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मतलब एक ही टाइप का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या रहे, एक ही फेज में रहे, उसी को होमोजीनियस रिएक्शंस बोलते हैं। खासकर होमोजीनियस रिएक्शंस किसमें होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं, ठीक है, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस ही बोलते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं कि हाँ भाई ये होमोजीनियस रिएक्शंस हैं, ये रिवर्सिबल होंगी, होमोजीनियस रिएक्शंस में बोला गया रिवर्सिबल, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, अब अगला देखना, इसमें क्या बोला, होमोजीनियस प्रोसेस में रिवर्सिबल होगा, इसको याद रखना, ये क्लोज कंटेनर में होगा। हेट्रोजीनियस रिएक्शंस आप सबको पता है, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस आप सबको पता है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन में देखो सेम रिएक्शन किस में आ गया, अब की बार सेम रिएक्शन किस में आ गया, रिवर्सिबल में आ गया। रीजन कि अब की बार क्लोज कंटेनर है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बेसिक डेफिनेशन याद रखना, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में बेसिक डेफिनेशन याद करना, ठीक है, ओके। अच्छा देखना आप अगली चीज, सर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर से देखो ये एनसीईआरटी की लाइन से बेटा, एनसीईआरटी की लाइन से खासकर आपके लिए स्पेशली लेके आया गया है, एनसीईआरटी में जाके देखोगे ये सब कुछ मिल जाएगा। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देखना ये ना आप कभी टिक नहीं कर पाओगे
अगर आपने नहीं देखा है एनसीईआरटी की लाइंस तो असर्शन रीजन के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो आप टिक ही नहीं कर पाओगे। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स, मतलब ड्राइविंग फोर्स सर जितना आप फॉरवर्ड जा रहे हो उतना ही आप बैकवर्ड जा रहे हो ना, जितना फॉरवर्ड जा रहे हो उतना ही बैकवर्ड जा रहे हो। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्वल कब होगा? याद करना, फिजिक्स में सब लोग जानते हो ना कि सर इक्विलिब्रियम पे जाना है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब आता है? कि सर जितना न्यूटन का बैलेंस फोर्स इधर लग जाए, यही होगा ना सर। जितना सर ड्राइविंग फोर्स उसी के अपोजिट अपोजिट लग जाए उसी को क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा ये सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी के हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जहां पे ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ड्राइविंग फोर्स एक दूसरे को अपोज करे। एक बात बताना, नॉर्मली क्या बोला जाता है? हम सब ने ये लाइन जो लिखी है मैंने, इक्विलिब्रियम किसको बोला जाता है? इक्विलिब्रियम में दो चीजें होती है, दो ड्राइविंग फोर्स है हमारी लाइफ में। याद करो, एक हमने पढ़ा था कि सर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन जीरो। और एक पढ़ा था हम लोगों ने कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। याद करो, ये प्रोसेस पढ़ा था, ये प्रोसेस पढ़ा था। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए होता है, प्रोसेस पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए होता था। आज देख ले अपने पास यही दो टेंडेंसी थी ना किसी भी मॉलिक्यूल की। थर्मोडायनेमिक्स में कोई पूछे कहां थर्मोडायनेमिक्स में था बेटा, ये थर्मोडायनेमिक्स में कि मॉलिक्यूल्स ट्राई टू मिनिमाइज एनर्जी, एनर्जी कम करेंगे, स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। सब मॉलिक्यूल्स ट्राइंग टू मैक्सिमाइज एंट्रोपी, यही तो प्रोसेस होता था। तो इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम इसी का कंप्रोमाइज होता है ना। इक्विलिब्रियम याद है, इक्विलिब्रियम याद है, डेल्टा जी बिकम्स जीरो एंड डेल्टा जी बिकम्स जीरो, दैट मींस व्हाट? डेल्टा एच बिकम्स टी डेल्टा एस। ये याद है सर, एनसीईआरटी की लाइंस है, ये एनसीईआरटी की लाइंस है, ये आप देख लीजिएगा। ये फोर्स, ये पॉइंट एनसीईआरटी की लाइंस है ये सारे के सारे। अगर आपको रियलाइज ना हो रहा, आप एनसीईआरटी खोल के देखना, आपको भी पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। एग्जाम हॉल में इक्विलिब्रियम का मतलब लोग फिजिकल केमिस्ट्री में और इस और खूब क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल जरूरी नहीं है भाई, ये इस तरह की भी चीजें दी जाएंगी और ये एनसीईआरटी में ही है, मैं भी नहीं बोल रहा हूं। याद करो इक्विलिब्रियम पे क्या क्या जीरो था? डेल्टा जी जीरो था, ई सेल बिकम्स जीरो। सर इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो था, ईएमएफ ऑफ द सेल जीरो था, स्टैंडर्ड नहीं, ईएमएफ ऑफ द सेल जीरो था। तो ये देख लेना। अरे नई वाली एनसीईआरटी में भी इक्विलिब्रियम चैप्टर है भाई, नई वाली एनसीईआरटी में भी इक्विलिब्रियम चैप्टर है, जाके वहां पढ़ लेना, चैप्टर वही है। अब पेज नंबर भाई मुझे याद नहीं एग्जैक्टली सही बताऊं तो, कि मैं नई वाली और पुरानी वाली एनसीईआरटी का पेज नंबर बताऊं। डाउट तुम्हारे कम थोड़ी ना होंगे। एक बोला पेज नंबर बता दो, पेज नंबर बताऊंगा तो बोलोगे सर पुरानी वाली कि नई वाली? सर लेफ्ट में कि राइट में? सर वो ऊपर कि नीचे? भाई अब डाउट पूछ रहा है कि सर पेज नंबर बताओ। भाई एनसीईआरटी खोल ले, इक्विलिब्रियम चैप्टर दिखेगा क्या यार? अच्छा हाँ नहीं तुम्हें, नहीं नहीं बेटा, अरे आपने 4,500 रुपये दी, नहीं नहीं बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम मत करो, हम बताएंगे, हम पेज एनसीईआरटी भी लेके आएंगे, हम पढ़ देंगे तुम्हारे लिए, एक दिन खोल के ऐसे दिखा भी देंगे, देखो बेटा एनसीईआरटी में इधर दिया है, तुम मत कुछ करना, ना ना तुम कमेंट करना, बहुत अच्छा कमेंट करो, ऐसे ही कमेंट करते रहो, ठीक है। अरे हद है यार। एक पूछ रहा है इंट्रोपी, कहाँ से यार? चल बेटा कोई नहीं, टेक्नोलॉजी का फायदा उठा ले तू। पढ़ने वाले भी सोचते होंगे सर को कैसे कैसे लोग मिलते हैं यार। ठीक है चल, ये दो लाइंस देख लेना एनसीईआरटी में, ठीक है। अगली लाइन क्या है कि इक्विलिब्रियम किसी के लिए भी अचीव कर सकते हो, फिजिकल प्रोसेस एज वेल एज केमिकल रिएक्शन। ये सारे के सारे भाई जो भी थोड़ा सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं, ये सारी की सारी जो लाइंस है, ये वाली लाइंस, ये इधर एनसीईआरटी वाली लाइंस, ये थोड़ा याद रखिएगा। रीजन इसका कि ये सब कभी भी पूछा जा सकता है असर्शन रीजन के फॉर्म में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मुझे भी नहीं पता, ठीक है, मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना, ये कहाँ से होगा किस तरह से अपने पास, क्योंकि एग्जाम हॉल में भाई वो सामने वाले के ऊपर है ना। अब मान लो ऐसे पूछ दिया किसी को मिला के कि एट इक्विलिब्रियम, एक बस ऐसे ही बता रहा हूं लाइन, एट इक्विलिब्रियम ऑप्शन ए सर ड्राइविंग फोर्सेस, मतलब होता ना कि फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स इज मोर देन बैकवर्ड ड्राइविंग फोर्स, या कुछ भी दे सकता है, तो उसका ध्यान रखना और कुछ नहीं भाई। ये सब चीजें जो है ना एनसीईआरटी की हैं। फिजिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शंस में दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन जो होता है दोनों में डिफरेंस होता है, ओके। रिएक्शन याद नहीं रखनी है, रिएक्शन ये सब याद नहीं रखनी है, ओके, ये सब रिएक्शन याद नहीं रखनी है। अगला देखना, अगली चीज क्या है अपने पास एनसीईआरटी में, ये चीज। सर एक बात बताना, एक लाइन पूछ रहा हूं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे, सर इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होते हैं या रिएक्टेंट होता है सिर्फ और सिर्फ? याद रखिएगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों होते हैं। ये सब देखो, तुम्हें लगता हो अरे सर इतनी छोटी छोटी चीज थोड़ा ना पूछेगा, मैं तुम्हें एक लाइन बता रहा हूँ, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट भी होगा प्रोडक्ट भी होगा, दोनों होंगे, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोलते हैं। कोई पूछ दे तो याद रखिएगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट भी होगा प्रोडक्ट
प्रोडक्ट भी होगा। हाँ, कोई ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे भैया दोनों होंगे, रिएक्टेंट भी होगा और क्या होगा, प्रोडक्ट भी होगा। इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे दोनों होंगे, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे दोनों होंगे। उसके बाद इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा होता है, दोनों अपोजिंग फोर्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लगते हैं, एंड दैट्स व्हाई इसी को हम लोग बोल देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब ये दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही होती है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। दोनों एक डायरेक्शन में होती है, इसलिए उसको बोल देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। एंड द लास्ट वन जो एनसीईआरटी की लाइंस का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम आयंस को अगर इन्वॉल्व करता है तो उसी को हम लोग एक नए चैप्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे, एंड दैट इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। उसी को हम लोग अगले नए चैप्टर में जब आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के फॉर्म में, इसी को हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के फॉर्म में। ओके, हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एट इक्विलिब्रियम दोनों होते हैं, बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। हाँ, ज्यादा अभी पढ़ेंगे, अभी कल की क्लास तक आ जाएगा कि रिएक्टेंट कब ज्यादा होगा, प्रोडक्ट कब ज्यादा होगा, दोनों इक्वल कब होंगे, इसकी भी कंडीशन बताई जाएगी। लेकिन हाँ, अभी के लिए बस याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम पे जब भी कोई बोले तो रिएक्टेंट भी एग्जिस्ट करता है, प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है। इक्विलिब्रियम को डायनेमिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज फॉरवर्ड भी जा रहा होता है, बैकवर्ड भी जा रहा होता है, फॉरवर्ड भी जा रहा होता है, बैकवर्ड भी जा रहा होता है। इक्विलिब्रियम में अगर आयंस इन्वॉल्व हो गए तो क्या हो जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ओके, अब भैया, हाँ सर आज थ्योरी है, ऑब्वियस है ना, आज थ्योरी है भाई, कल न्यूमेरिकल्स आएंगे तो तू बोलेगा सर थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हो। आज इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है, थोड़ा थ्योरी थ्योरी देख ले, नहीं भरोसा हो तो एनसीईआरटी की शुरुआत के लेक्चर देख लियो, शुरुआत के पेज देख लियो, थ्योरी से ही भरा पड़ा है। एनसीईआरटी में एक लाइन और दी गई है कि सर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या है, तो आपके पास दो टाइप के इक्विलिब्रियम है। किसके सर, फिजिकल और केमिकल। जैसे 10th क्लास तक 9th क्लास तक आपने पढ़ा है, 10th और 9th क्लास तक पढ़ा है कि फिजिकल प्रोसेस होता है और एक केमिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस जहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही, फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या हो रहा है कि सर H2O लिक्विड से कहां जा रहा है, H2O गैस में जा रहा है। सर NaCl सॉलिड से NaCl किस में जा रहा है, एक्वस में जा रहा है। NaCl किस में जा रहा है, सॉलिड से। NaCl कहां जा रहा है, एक्वस में हो रहा है। मतलब फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है, जहां पे रिएक्शंस नहीं हो रही, फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस मतलब कि सर ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं हो रही, बस आइस का पिघलना या लिक्विड्स का पिघलना। मतलब ये लोग फेज चेंज को बोल देते हैं कि फेज चेंज क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल फेज चेंज को क्या बोल देंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जहां पर रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। जैसे ये देख लो, जहां पर रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं क्या हो जाएगा, H2 + Cl2 क्या बना रहा है, 2HCl। H2 + Cl2 क्या बना देगा, HCl। ठीक है, ये H2 + Cl2 क्या बना देगा, 2HCl। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसका भी नोट्स बनाना पड़ेगा, मर्जी है, ऑलरेडी पीडीएफ है, आप एनसीईआरटी जाइए, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए एक बार, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये सारी थ्योरी मिल जाएगी। फिजिकल प्रोसेस के लिए अभी आगे पता चलेगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जहाँ फिजिकल इक्विलिब्रियम आता है। फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ के डीपी बन सकती है क्या, नहीं। एनसीईआरटी पढ़ के ऑब्वियस आपको उसका एक, अब एनसीईआरटी सारी लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है ना यार, एनसीईआरटी तुम खुद से पढ़ोगे तुम्हें शायद नहीं समझ पाएगी। एनसीईआरटी पेज नंबर बताओ, कोई बता दो यार इसको, कोई छुट्टी कर दो सर आज जल्दी। हाँ बहुत बढ़िया, क्या डाउट आया है, केबीडी को बी विल बी द आंसर। बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, समझ नहीं आ रहा है भाई। मतलब बैकलॉग खत्म करने की कोशिश करोगे तो कैसे करोगे, बैकलॉग फिनिश करने की कोशिश करो, हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि सर जहां रिएक्शंस ना हो। अब तुम बोलो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, इसमें भी होगा, ठीक है। बाप रे, ठीक है, जल्दी। कौन सी क्लास है, आवाज क्यों नहीं आ रही है, आवाज क्यों आ रही है। चलो, हाँ ये बोल रहा हूं, ये देखना आपने फिजिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब मुझसे किसने बोला सर फिजिकल इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, तो भाई इक्विलिब्रियम मींस फिजिकल प्रोसेस देख लेना, ये एनसीईआरटी में एग्जैक्ट ऐसे ही दिखेगा आपको।
फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा होगा कि सर जैसे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ रहा है, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में आ रहा है, सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में आ रहा है, ये भी तो इक्विलिब्रियम में जा सकता है ना। बस याद रखना सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा होगा, फिजिकल चेंज कैसा होगा कि जितने टाइम में सॉलिड लिक्विड में जाएगा, देखना इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, तो जितने टाइम में सॉलिड लिक्विड में जाएगा उतने ही टाइम में लिक्विड कितना आ जाए सॉलिड में, जितने टाइम में लिक्विड गैस में जाए उतने ही टाइम में गैस किस में आ जाए लिक्विड में, जितने टाइम में सॉलिड गैस में जाए उतने ही टाइम में गैस किस में आ जाए सॉलिड में। इसी को क्या बोल देंगे इक्विलिब्रियम बोल देंगे, इसी को क्या बोल देंगे इक्विलिब्रियम बोल देंगे, इसी को क्या बोल देंगे इक्विलिब्रियम बोल देंगे कि सर ये क्या है इक्विलिब्रियम है सर फिजिकल इक्विलिब्रियम। याद रखना इसके लिए भी कंडीशन है इन अ क्लोज्ड वेसल, इसके लिए भी क्या कंडीशन है, ये कब अचीव कर सकते हो क्लोज वेसल में। सर कोई चेंज टेक प्लेस नहीं होता एट मॉलिक्यूलर लेवल, सर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी मॉलिक्यूलर लेवल पे। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब कुछ नहीं सर, आप सॉलिड से लिक्विड जाओगे तो ऐसे मैं लिखना शुरू कर दूं, अब देखो खुद समझदार हो, एट इक्विलिब्रियम अगर मैं लिखूं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। जितना आप फॉरवर्ड जाओगे, जितना आप फॉरवर्ड जाओगे उतना ही आप क्या हो जाओगे बैकवर्ड आ जाओगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कर देना, यही आपका आंसर आ जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज नथिंग, रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा, हो गया। क्लोज वेसल में ऑब्वियस है, क्लोज एक बोल रहा है कि वाटर बॉयल करता है तो प्रेशर कुकर में इक्विलिब्रियम अचीव होता है, भाई ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम नहीं अचीव होता है, ये याद रखना कभी भी होगा ना अपने पास ओपन वेसल में कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। प्रेशर कुकर कब काम करता है, जब आपका क्या हो जाए क्लोज कंटेनर हो, अगर प्रेशर कुकर को खोल दोगे वो इक्विलिब्रियम नहीं अचीव करेगा। प्रेशर कुकर तभी काम करता है जब आपको क्या करना है इक्विलिब्रियम अचीव करना है, तो आप प्रेशर कुकर को क्या करते हो बंद कर देते हो। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है सर, सिर्फ और सिर्फ क्लोज कंटेनर रिवर्सिबल रिएक्शन। अब होता क्या है फिजिकल इक्विलिब्रियम भी अलग अलग टाइप की होगी, फिजिकल इक्विलिब्रियम कौन कौन सी टाइप की तो देख लो। सर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, चलो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझ में आ रहा है कि सर एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा होगा, जितना आइस मेल्ट हो रहा होगा, ध्यान से देखना एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा होगा, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कि सर जितना मेल्ट हो रहा होगा, जितना मेल्ट हो रहा होगा उतना ही क्या हो जाएगा सर, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ आइस। और इसी पॉइंट पे ये कौन सा हीट था, चल यहां पे एक बात बताना, अगर इक्विलिब्रियम है, अगर इक्विलिब्रियम है कौन सा हीट होगा, सेंसिबल हीट होता है या लैटेंट हीट होता है, इस स्टेज पे कौन सा हीट होता है बताना, सेंसिबल हीट होता है या लैटेंट हीट होता है, जल्दी बताओ जो लोग पढ़ के आए बताओ। एट इस पॉइंट पे कौन सा हीट होता है, सेंसिबल होता है या लैटेंट हीट होता है, इस पॉइंट पे कौन सा हीट होगा, सेंसिबल या लैटेंट हीट, जल्दी। क्या होगा, लैटेंट हीट होगा। ऑब्वियस है ना भाई, यहीं पे तो अगर तुमसे कोई पूछे फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन करना है तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, तो भाई फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट देखना कैसे डिफाइन होगा। फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिफाइन होता है कि सर टेम्परेचर एट विच सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम रीच्ड फॉर, फ्रीजिंग पॉइंट किसी का डिफाइन करना है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे ही डिफाइन करोगे ना, देख लो टेम्परेचर एट विच सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम इज रीच्ड फॉर प्योर सब्सटेंस अंडर 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड एज नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। सर चीजें ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो, याद है लैटेंट हीट कहाँ पे डिफाइन होता था, मेल्टिंग पॉइंट पे, तो वही चीज है ना, मेल्टिंग पॉइंट किसी को डिफाइन करना है ऐसे डिफाइन कर देगा। जितना आप आगे जा रहे थे उतना ही अगर आप पीछे आ रहे हो, जिस कंडीशन पे आ गए उसी को क्या बोल देंगे, उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर इसी कंडीशन को हम लोग बोल देंगे इक्विलिब्रियम। और ये सॉलिड लिक्विड में हो रहा है तो सॉलिड लिक्विड जब इक्विलिब्रियम पे आते हैं तो उसको बोल देंगे फ्रीजिंग या फिर मेल्टिंग पॉइंट बोल देंगे। सर अगली सेम चीज रिपीट कर रहा हूं, अगली भी चीज सेम है कि सर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम क्या होता है, H2O लिक्विड किस में जा रहा है, H2O वेपर पे। याद करो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, इवेपोरेशन नहीं, इसको रेट ऑफ इवेपोरेशन नहीं बोलेंगे, रेट ऑफ वेपराइजेशन बोल देंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग रेट ऑफ वेपराइजेशन बोल देंगे, रेट ऑफ वेपराइजेशन बोल देंगे, रेट ऑफ वेपराइजेशन बोल देंगे। देखो रेट ऑफ
वेपराइजेशन बोल देंगे कि रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, तो रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जितना आप आगे जाओगे उतना ही क्या हो जाएगा, पीछे आ जाओगे। एट इक्विलिब्रियम यही होने वाला है, लिक्विड वेपर के इक्विलिब्रियम पे यही होगा। यहाँ पे क्या डिफाइंड होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिफाइन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिफाइन होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा सर, इसी पॉइंट पे तो डिफाइन होगा कि सर जिस टेम्परेचर पे आपका क्या हो जाए, जब सॉलिड और लिक्विड और गैस क्या रहे इक्विलिब्रियम में, जब लिक्विड और गैस क्या रहे इक्विलिब्रियम में, उस कंडीशन पे बॉइलिंग पॉइंट आपका डिफाइन होगा कि सर जहां पे बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करना है, ये देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जहां पे लिक्विड और गैस क्या रहे इक्विलिब्रियम पे, आपको क्या मिल जाए कि सर अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाए, उसी को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाए उसी को क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम हो गया सर, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हो गया, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हो गया, सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम हो गया सर, लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम हो गया, लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम हो गया। अब ध्यान से देख लो ये सर क्या होगा, ये देख लो अपने पास सॉलिड लिक्विड, यहां पे मैंने डिफाइन किया फ्रीजिंग पॉइंट, यहां पे मैंने डिफाइन किया बॉइलिंग पॉइंट। अब एक और इक्विलिब्रियम देख लेंगे और वो क्या होता है, सॉलिड से गैस का, सॉलिड से किसका, गैस का। सॉलिड से गैस जब जाएंगे सर, याद करो सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम कैसा होगा, सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम कैसा होगा, ऐसा होगा क्या। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, जितना सब्लिमेशन होगा उतना ही क्या हो जाएगा, डी सब्लिमेशन। देख ले ये सब लाइन तेरे से पूछा जाएगा, जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन दिया जाएगा ये सब लाइंस पूछी जाएंगी कि सर ये बताइए इस लाइन का मीनिंग क्या होगा, कि सर जब भी आपसे कोई बोले सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या होगा, जितना सॉलिड वेपर में जा रहा होगा उतना ही वेपर क्या हो जाएगा, सॉलिड में। हाँ भाई ये सारे के सारे ऑब्वियस है, ये सारी चीजें ऑब्वियस थ्योरेटिकल है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैं करा रहा हूँ, एनसीईआरटी में दिया है भाई इसलिए करा रहा हूँ। तुझे ही पता है कि अब भाई कोई भरोसा नहीं है ना, आने के बाद तो बोल ही सकते हैं कि भैया ये आया, लेकिन हाँ अभी पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब एक चीज समझ में आ गई, जितना तू फॉरवर्ड जाएगा उतने ही टाइम में उतना ही बैकवर्ड आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं सर, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सर सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ नैप्थलीन के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। ओके चले, तो सॉलिड लिक्विड हो गया, लिक्विड गैस हो गया, सॉलिड। अच्छा इन सब में ये कौन सा इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, फिजिकल या केमिकल, ये कौन सा इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, फिजिकल या केमिकल, जल्दी बताओ ये कौन सा इक्विलिब्रियम का एग्जांपल दिख रहा है, फिजिकल इक्विलिब्रियम का या केमिकल इक्विलिब्रियम का। इसमें कोई रिएक्शन हो रही है क्या, इसमें कोई रिएक्शन हो रही है क्या, कोई भी रिएक्शन हो रही है क्या, नहीं हो रही ना, कोई भी रिएक्शन हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो बस ध्यान रखना कि सॉलिड और वेपर का इक्विलिब्रियम जो होगा, सॉलिड और वेपर का जो इक्विलिब्रियम होगा वो इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड और वेपर का इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम हो रहा है, केमिकल नहीं हो रहा ना, क्योंकि रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं है। अब तुम्हें फिजिकल इक्विलिब्रियम का जो ये जो पढ़ाया ना, इसके अलावा दो एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनको याद रखना है। कौन से, ये देख लो भैया, अगर सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो याद करना। अब दो चैप्टर मिक्स कर रहा हूं, दो चैप्टर मिक्स कर रहा हूं, पता है कौन कौन सा, दो चैप्टर मिक्स कर रहा हूं, पता है कौन कौन सा सर, वो कौन कौन से चैप्टर मिक्स कर रहा हूं कि सर सॉलिड और लिक्विड की अगर बात करें तो शुगर सॉल्यूशन से, शुगर सॉलिड। सर याद करो ये चैप्टर पता है कहां पे था, ये सब कुछ था, याद करो इसका सॉल्यूशन बनाया था तुम लोगों ने, तुमने बताया था कि सर ये क्या होगा, अगर एक्सोथर्मिक होगा तो सर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी फ्लक्चुएट करेगी। याद है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था हम लोगों ने, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था कि जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं वहां पे भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, और वहां पे एक वर्ड यूज करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे ही बोलते थे कि जितना शुगर डिसॉल्व होगा, देख लो ना इनका सैचुरेशन का मतलब क्या आ गया, एट सैचुरेशन। सैचुरेशन पे क्या बोला जाता है, जितना शुगर डिसॉल्व होगा उतना ही शुगर क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज होकर बाहर आ जाएगा। जितना शुगर डिसॉल्व होगा उतना ही शुगर क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज होकर बाहर आ जाएगा। देख ले भाई, जितना शुगर डिसॉल्व होगा उतना ही शुगर क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज होकर बाहर आ जाएगा। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में देख ले भाई, तेरे पास जितना सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब जितना शुगर लिक्विड में डिसॉल्व होगा उतना ही शुगर क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन याद है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन याद है, तो वही है, बस वही है। देख ले सैचुरेटेड सॉल्यूशन वही था। लास्ट वन अगर बात करें गैस इन लिक्विड, यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करो, मैं बस एक लाइन लिख रहा हूं, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ याद है, कौन से चैप्टर में था, कौन से चैप्टर में था, जल्दी बता, आज खत्म करते हैं फिजिकल लॉ, फिर कल करेंगे। क्या होगा हेनरीज लॉ, याद है कौन से चैप्टर में था। हेनरीज लॉ क्या होता था कि सर जितना CO2 सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा उतना ही CO2 अगर बाहर आ जाए उसी को क्या बोल देंगे सर, उसी को क्या बोल देंगे सर, इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, यहां पे मैं बोल दूं एट इक्विलिब्रियम अगर पूछूं तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा,
एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो सर रेट ऑफ जितना सॉल्युबल होगा सर, डिसोल्यूशन ऑफ रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ CO2 गैस इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ, बोलते ना कि हाँ डी डिसोल्यूशन ऑफ, उतना ही वो बाहर आ जाएगा CO2 गैस फ्रॉम सॉल्यूशन, उतना ही वो सॉल्यूशन से बाहर आना शुरू हो जाए, जितना फॉरवर्ड जाए उतना ही बाहर आ जाए। और यहाँ पे एक लॉ था जिसका नाम था हेनरीज लॉ, आप सबको पता है, ये किस पे डिपेंड करता था, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है, सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। चलो इसका रीजन बताओ, इसका रीजन क्या था, चलो लास्ट लाइन खत्म करते, आज की क्लास खत्म करते। सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बताओगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों था, चलो बताओ इसका रीजन बताओ, जो लोग पढ़ रहे हैं जल्दी बताओ इसका रीजन क्या था, इसका रीजन क्या था, जल्दी इसका रीजन क्या था, जल्दी बताना। इसका रीजन क्या होता था, सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज होता था। वेरी गुड, क्या बात है यार, क्या बात है। क्यों, क्योंकि सर एज डिसोल्यूशन ऑफ गैस, वेरी गुड, एज डिसोल्यूशन ऑफ गैस, कभी कभी लगता है कहाँ किस बैच में पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है अरे यार इन्हों का सिलेक्शन होगा, इज एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन क्या होती है, हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, ये रीजन होता है, दैट्स वाई ये अपने पास आता है। ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, इसीलिए ये अपने पास आ जाता है। तो ध्यान रखना अपने को। फिजिकल इक्विलिब्रियम में, फिजिकल इक्विलिब्रियम में बात करें, फिजिकल इक्विलिब्रियम में बात करें तो देख लो, फिजिकल इक्विलिब्रियम में अभी जितना भी चैप्टर पढ़ा सब कुछ रिवाइज करे, खत्म कर ले। सर ये लाइन समझ में आ रही है, ये लाइन देख लो, जितना भी पढ़ा हो सब कुछ देख ले भाई, जितना भी पढ़ा हो सब कुछ आपके ऊपर है। बस ये लाइन कल से आनी शुरू होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये देख ले, कल से ये लाइन आनी शुरू हो जाएगी, और कुछ भी नहीं, कल से ये लाइन आनी शुरू हो जाएगी। ये देख ले, जो भी तूने पढ़ा सब कुछ, सर इक्विलिब्रियम जस्ट फटाफट रिवीजन कर, खत्म कर अब आज की क्लास। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक, मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहेंगी, देयर एग्जिस्ट अ इक्विलिब्रियम, जो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा। ये सब कुछ आपने पढ़ लिया। ये देख लो, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, किसी भी टाइम पे रिएक्शन रुकती नहीं है। रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की क्या होती है, चेंज नहीं होती है। और जब बाद में इसी चैप्टर के एंड पे जाएंगे, इसी चैप्टर के एंड पे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। इसी चैप्टर के एंड पे जाएंगे तो इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। हो जाएगा सर, श्योर हो? तो चलो भाई, अब एक काम करते हैं, आज हमने सारा फिजिकल इक्विलिब्रियम सारा फिनिश कर दिया है, फिजिकल इक्विलिब्रियम सारा फिनिश कर दिया है। अब अगली क्लास में सर केमिकल इक्विलिब्रियम सही से शुरू कर देंगे। ट्राई करना, आज थोड़ा सा थ्योरी है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो मेरे लिए थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। रीजन जो लोग नहीं जानते उनको लगता है कि अरे सर थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो, लेकिन भाई किस्मत का कोई भरोसा नहीं, एनएमसी का कोई भरोसा नहीं, किसी भी दिन वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस दिन तुम बोलोगे सर आपने पढ़ाया नहीं। ट्राई करना, एनसीईआरटी की जो लाइंस मैंने बताई हैं उसको ध्यान रखा जाए, उसको बार बार रिपीट किया जाए, क्वेश्चंस करना। आज डीपीपी नहीं है, आज कोई डीपीपी नहीं है, कोई मॉड्यूल से होमवर्क, आपको मॉड्यूल से इवन होमवर्क भी जो मैं दे रहा हूँ, मॉड्यूल से होमवर्क भी जो दे रहा हूँ वो सर अपने को उससे है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस करिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस रिवाइज करके आइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस रिवाइज करके आइए। एक्सरसाइज आप 2 जाके कर सकते हैं, एक्सरसाइज 2 कर लीजिए, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, एक्सरसाइज करते रहिए। लेकिन हाँ, ट्राई कीजिए कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो अभी फिनिश हुआ है, अगली क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम के नोट्स मिल जाएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट होनी शुरू हो जाएगी अगली क्लास से, अगली क्लास से केमिकल इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट होनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करना भाई केमिकल इक्विलिब्रियम को एंजॉय करने की। जो लोग आज से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं प्लीज थोड़ा सा कोशिश करोगे जितना हो सकता है कि सर इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पॉइंट्स आज कवर हुए हैं, कल इन्हीं के ऊपर, इन्हीं बेसिस के ऊपर सर न्यूमेरिकल्स आएंगे कल से, तो कल से न्यूमेरिकल्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करेंगे। बट आज की थ्योरी भी जाकर रिवाइज कीजिए। जिन लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिया है प्लीज आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी रिवाइज अच्छे से कर लीजिए, जल्दी से जल्दी रिवाइज करके खत्म कीजिए। 7 चैप्टर्स हो चुके हैं, 8वां चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे ये सब भी बैकलॉग खत्म करो। ओके चलो, समरी लेक्चर जल्दी मिल जाएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।